बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छे से हो चुका होगा। मैं हूँ असल अशरफ। मैं हूँ हुसैन लियाकत। और साथ साथ उम्मीद ये करते हैं कि सर्दी में भी थोड़ी सी इस्लामाबाद के बासियों के लिए कमी आई है, क्योंकि आजकल सूरज जल्दी निकल आता है। हाँ, अगर आप लाहौर से हमें सुन रहे हैं या फिर मोटरवे के करीब से सुन रहे हैं तो यकीनी तौर पे उन इलाकों में धुंध का राज होगा और धुंध में यकीनी तौर पे आपको सर्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, तो आपने अपनी एहतियात खुद करनी है। ख़वातीन वज़ात, अब सर्दी की बात हो रही है तो सर्दी की बात करते हुए हम लाहौर से एक खबर शेयर करेंगे और ये खबर सुनते हुए तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस खबर को गौर से सुनें, क्योंकि अगर आप अपने स्कूल के बारे में शिकायत करेंगे तो उसको सील कर दिया जाएगा। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मौसम सरमा की तातीलात के दौरान निजी स्कूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन इदारों को सील कर दिया है जो सरकारी छुट्टियों के बावजूद खुले पाए गए। तालीमी हुकाम के मुताबिक शादरा में ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल है और बेडियां रोड पर वाक़ तहजीबुल इस्लाम स्कूल, इनको तातीलात के दौरान दोबारा क्लासेस शुरू करने पर सील कर दिया गया, जबकि सब्जाजार में उम्मुल हुदा स्कूल को भी इस खिलाफ वर्जी पर बंद कर दिया गया है। इससे पहले वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान किया था कि मौसम सरमा की जारी छुट्टियों के दौरान स्कूल खुलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकाम का कहना है कि ये क्रैकडाउन सरकारी नोटिफिकेशन पर यकसा अमल दरामद को यकीनी बनाने और तलबा के सरकारी तौर पर ऐलान करदा वक्फे के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। माजी में पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते हुए नज़र आए कि स्कूल खोलने की उनकी शिकायत मौसूल हुई, जिस पर निगरानी को मज़ीद सख्त किया गया है। DEA लाहौर ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि तमाम तालीमी इदारे 12 जनवरी को ही खुलेंगे और इस हवाले से शहर भर में इंस्पेक्शन का अमल जारी है ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी को रोका जा सके और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाएगा तो जैसे कि हमने बताया है उनका स्कूल भी सील हो सकता है, सील कर दिया जाएगा। अब जिन बच्चों को शिकायत है या फिर वो लोग नहीं जा रहे, राना साहब को मैसेज। हाँ, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी मैं सुबह आते हुए भी देख रही थी कि स्कूल ओपन है उनके, वो जा रहे हैं। 5 तारीख से कुछ लोगों के स्कूल बच्चों के खुल गए हैं। मोस्टली ऐसे स्कूल है जो 5 तारीख को ये जो है ना, ये एक और ड्रामा होता है हमारे यहाँ ड्रामा ये होता है कि 8वीं तक तो छुट्टी है, 9वीं और 10वीं वाले वो आएंगे जी, वो छुट्टियां हों या गर्मी अच्छा, हो और या अक्सर एक चीज ये भी होती है कि सील ना होने के डर से ये कहा जाता है कि आप घर के कपड़ों में आ जाएं। ये भी कहा जाता है बच्चों के, ताकि पता ना चले कि आप बाहर से बंद रहेगा और ऊपर वाले किसी एक कमरे में आप पड़े होंगे। मतलब कि गवर्नमेंट एक चीज अलाउ कर रही है और तो हमारे यहाँ स्कूल इतने ज्यादा क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना, एडवांस हो जाते हैं कि हर बस पढ़ाई इन्हीं 4-5 दिनों में करनी है, जिन 4-5 दिनों की छुट्टियां दे दी गई हैं। तो ये एक अलर्ट है उन तमाम स्कूलों के लिए जो इस वक्त खुले हैं और खुफिया तरीके से बच्चों की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, कुछ घर के कपड़ों में और कुछ स्कूल को लॉक करके। तो उनसे गुजारिश है कि वो ऐसा ना करें, बच्चों को छुट्टियां दे दें, क्योंकि ज़्यादा छुट्टियां नहीं है। 12 जनवरी भी करीब ही है। अगर 5 तारीख को आपने स्कूल खोल दिए तो अगर आपने स्कूल ना खोला तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी और 10 दिनों में वो रट्टा लगा के भी कोई आइंस्टाइन तो बन नहीं सकते। तो मेहरबानी ये करें कि आप उनको छुट्टियां भी एंजॉय करने दें, क्योंकि छुट्टियों में आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो आप करते हैं, आप और ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं और एक नई एनर्जी के साथ आप 12, 15 या 20 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल में जाते हैं। वैसे भी देखें ना, सर्दी है ना, सर्दी ज्यादा है थोड़ी सी बच्चों के लिए भी, और जिस तरह से हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन बीमारियों का हमें सामना है, मैं उस्ताद हूं तो गजल को भी बच्ची समझ के छुट्टी नहीं, मेरा बुरी हालत होती है ये है। देखिए ना, जो हवा में हमारा वायरल था, कितने डॉक्टर्स हमने यहाँ बुलाए, आपसे डिस्कशन की, कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल गई थी, तो बच्चों को भी वो वायरल्स हो रहे हैं जिनकी वजह से उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो एहतियात की जाए तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और चीन ने बहिरा अरब के शुमाली हिस्से में मुश्तरका ओशियानोग्राफिक तहकीकी मिशन का आगाज़ कर दिया है। मकसद इसका क्या है जी, कि समुद्री माहौल के बारे में साइंसी फहम को फ़रोग देना है। सरकारी बयान के मुताबिक ये इक़दाम समुद्री माहौलियाती तहकीक के शोबे में दोनों ममालिक के बढ़ते हुए ताउन की अक्कासी करता है। ये मिशन, जिसे पाक चीन मुश्तरका ओशियानोग्राफिक क्रूज करार दिया गया है, पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी और चीन के सेकेंड इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के बाहमी इश्तराक से अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ साइंस मिशन की मुआवनत के लिए पाक बहरिया का सर्वे जहाज PNS बहरे मसा तैनात किया गया है। हुकाम ये कहते हैं कि कार्रवाई समुद्री माहौलियाती निज़ाम और साहिली हालात के बारे में मालूमात को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा भी है और ये प्रोग्राम पाकिस्तानी पानियों में समुद्री रवैयों, माहौलियाती नक्शा साजी और पायदार बहरी मनसूबाबंदी पर मरकूज भी किया जा रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ और हम इस तरह की खबरें आपके साथ शेयर करते रहते हैं जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं, चाहे वो फ़ज़ाई डेवलपमेंट्स हों, बहरी डेवलपमेंट्स हों। हम चाइना के
साथ तैमूर, कोई मिलके अपनी जो दिफा है उसको भी तो मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में भी हम अपने आप को इक्विप कर रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद हमें ये छोटी छोटी चीज़ों में भी कोलैबोरेशन नजर आएगी। तो जिस तरह चाइना ग्रो कर रहा है उसी तरह से पाकिस्तान के ग्रो करने में भी हमें आसानी होगी। खवातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, अब ग्रोथ की बात हुई है तो गवर्नमेंट भी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। हुकूमत की जानिब से एक नई पॉलिसी जारी की गई है, जारी होने का खदशा है, जिसमें इस्तेमालशुदा मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर पाबंदी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नई मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2026 टू 2033 के तहत इस्तेमालशुदा मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर पाबंदी आयद करने का मनसूबा बना लिया है, जिसका मकसद मुल्क में बड़े पैमाने पर मकामी पैदावार और बरामदी तरक्की को फ़रोग देना है। ये पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म के मावन बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान की सदारत में होने वाली आला सतही मीटिंग में पेश की गई, जिसका मकसद पाकिस्तान को आलमी स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए खित्ते का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। पॉलिसी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड EDB ने मकामी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर तैयार की है और हुकूमत ने जो नई मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, जिसका ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ 2026 टू 2033, उसके तहत कंपनियों को मुकर्रा जो लोकलाइजेशन अहदाफ हैं हासिल ना करने की सूरत में भी जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। पॉलिसी के तहत गैर तामीली कंपनियों की तमाम छूट या फिर उनको जो मराहत दी जाएंगी उनको मनसूख कर दिया जाएगा और मामूल के टैरिफ नाफिज किए जाएंगे और इंपोर्ट लाइसेंसिंग पर भी पाबंदियां आयद की जाएंगी। माली जुर्माने जो हैं वो कुल सालाना दरामदी कीमत का 1% होंगे। इसके अलावा दीगर कानूनी जो माली जिम्मेदारियां हैं वो भी आयद होंगी। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन बरामदात पर 103 अरब के रिबेट का हदफ मुकर्रर किया है, जिसमें जो 8% तहकीक यानी कि जो R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसको अलाउंस दिया जाएगा और ये अलाउंस मोबाइल डिवाइसेस की फ्री ऑन बोर्ड यानी कि FOB कीमत की बुनियाद पर दिया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपको पता है कि अक्सर जब कोई, वैसे भी ये तो चले एक साइड पे खबर है, वैसे भी अगर कोई बाहर से आता है तो जब हम उनको कहते हैं कि फ़ोन ले आए हैं ये कर लें तो वो उस पर भी कहा जाता है कि अब अलाउ नहीं है, आप टैक्स लगता है। पहले क्या होता था वो असल में ना अपनी जान बचाते हैं, अगर वो टैक्स लगना है तो मैंने और आपने पे करना है, मैंने और आपने, बिल्कुल क्या लाना यार, तुमने वहाँ पे भी 1.5 लाख पे करना है, मैंने यहाँ से 1.5-2 लाख रुपए का लाना है, चलो मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम ले आऊंगा, उनके लिए भी काम सस्ता हो गया, उनके लिए भी काम सस्ता हो गया ना। कहते हैं छोड़ो यार फ़ोन को क्या करना, कोई परफ्यूम ले लो, कोई ड्रेस ले लो, कोई और चीज ले लेते हैं। या फिर फोन के बारे में ये कहा जाता है अक्सर कि चलें पाकिस्तान आएंगे तो वहीं से ले लेंगे, अच्छा फोन ले लेंगे, यहाँ से लेके कोई नहीं देता, लेकिन फिर बाद में कोई नहीं लेके देता होता। अक्सर पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे लोग ढेरों फोन लेकर आते थे और कोई जुर्माना, कोई टैक्स कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब ये पॉलिसी थोड़ी सी सख्त हो गई है। और इस हवाले से अच्छा, बार बार मोबाइल की खबरें हम बहुत शेयर करते हैं क्योंकि पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को क्या है मोबाइल के साथ, अब मोबाइल की जान भी छोड़ देनी चाहिए। इंडस्ट्री जब ग्रो हो रही होती है तो उसमें रेगुलेशंस की जरूरत होती है। सो गवर्नमेंट भी दिन ब दिन इनको रेगुलेट कर रही है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप जो मोबाइल मंगवाते हैं वो ना मंगवाएं, आपकी लोकल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि आप यहाँ भी इतने अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन्स बनाएं। एक तो सस्ते में वो आप परचेज करेंगे और ऊपर से जब आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बनाएंगे तो उनको आप फिर बाहर भेजेंगे। सो गवर्नमेंट चाहती है कि बजाय इसके कि हम मोबाइल मंगवाएं, हम यहाँ से बाहर दूसरे ममालिक में जो छोटे छोटे ममालिक हैं वहाँ पे मोबाइल भेजें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस हवाले से अब आपने थोड़ी सी एहतियात भी करनी है, देखना भी है क्योंकि बहुत पॉलिसी सख्त हो गई हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे जी। तो ये अब जो स्टोरी वीडियो देखी ना, मुझे ये सबसे अच्छी स्टोरी आज की लगी है। इतनी सर्दी, इतनी शदीद सर्दी, वहाँ पे स्नो हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अजान, जिस तरह से नमाज लोग पढ़े हैं, ये मंजर जो अभी आपने देखा ये मॉस्को से है, जहाँ पर शदीद बर्फबारी के दौरान जुम्मे की नमाज वीडियो वायरल हुई। और रूस के ये पूरा एक जो है ना, वो आप ये भी कह सकती हैं कि खबर तो रूस से है, लेकिन साथ साथ जो जिस तरह हमारे यहाँ ना, हम जब विंटर एंजॉय करने जाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो इस तरह के मनाजिर हमें पैसे दे के मिलते हैं क्योंकि हमें पेट्रोल भी खर्च करना है, किसी डेस्टिनेशन पे भी जाना है, लेकिन वो माशाल्लाह से नमाज भी पढ़े, एक तो एक अपना मजहबी फरीजा भी अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ स्नो को भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो आप खबर दे रही है ना कि इतनी ज्यादा स्नो हो तो लोग घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। और यकीन करें कि आप देखें तो आपको देख के ही होता है कि पता नहीं लोग कैसे पढ़े हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की वजह से है। उन लोगों के दिलों में जिस तरह से अल्लाह ताला की मोहब्बत है, वो गए और जाकर उन्होंने नमाज अदा की। तो रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में शदीद बर्फबारी के बावजूद हजारों मुसलमानों ने
जुम्मे की नमाज अदा की। और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में वाज़े तौर पर यह देखा जा सकता है कि मस्जिद पहले ही नमाजियों से भरी थी, लेकिन बड़ी तादाद में अफराद खुले आसमान तले गहरी बर्फ में अपनी सफ़े बनाकर सुकून और यकसुई के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। ये जो वायरल हुई वीडियो, ये फुटेज में नमाजी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई देते हैं। सर्द मौसम और बर्फानी हालात के बावजूद इबादत में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। ये मनाजिर मॉस्को और उसके करीबी इलाकों से मंसूब किए जा रहे हैं, जहाँ शदीद सर्दी के बावजूद मुसलमानों का जज्बा और वाबस्तगी नुमाया नजर आ रही है। ये दिल को छू लेने वाले मनाजिर थे यकीनी तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा, और सख्त मौसमी हालात में भी ईमान की राह में रुकावट नहीं बना ऐसा मौसम, और इबादत का सिलसिला हर हाल में जारी रहता है। सोशल मीडिया सारफीन ने इन मनाजिर को ईमान, सब्र और इस्तकामत की खूबसूरत मिसाल भी करार दिया है। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम मॉस्को। और आपको एक और बात बताते चलें कि हमारे यहाँ शायद हमें ये फील नहीं होता है, क्योंकि हर गली में एक मस्जिद होती है, वो जामा मस्जिद होती है, और वहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे वाली मंजिल होती है, तो हम वहाँ पे समा जाते हैं। बहुत सारे अगर कोई ऑफिशियल एरियाज़ हैं, जिस तरह के अपारा में हम बैठे हैं या फिर ब्लू एरिया में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सर्दी हो या गर्मी हो, कहीं ना कहीं जुमे वाले दिन आपको बाहर नमाजी नज़र आते हैं रोड के ऊपर। लेकिन मॉस्को हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, एक तो यहाँ पे मसाजिद बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और जब आप ट्रैवल करके जाते हैं तो फिर आपको ये नहीं देखना पड़ता कि मुझे मस्जिद के अंदर जगह मिल रही है या नहीं मिल रही। आपको जहाँ पे भी जगह मिलती है, आप वहाँ पे अपना मजहबी फरीज़ा यानी कि जुमा है या फिर ईद है, उसको अदा करते हो। और आप ये देखिए कि इस कमिटमेंट को देखिए कि अंदर मस्जिद के जगह नहीं है और बाहर स्नो होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़े। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड वीडियो जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी और आप उसको देख भी रहे हैं। खबरतीन उज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर देते हैं, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। आप अपने जितने भी आलात हैं, इक्विपमेंट है, उसको चार्ज करने या फिर अपने घर की आपने जो अपने घर को बिजली देनी है, या फिर यहाँ तक कि एक नज़र आने वाले जो आपका कनेक्शन है उसके बगैर फैक्ट्रियाँ चलाने का तस्वुर, ये मैं अगर अभी आपको बता रहा हूँ तो हम नहीं कर सकते, जो कभी एक साइंस फिक्शन की तरह लगता था, लेकिन अब ये हकीकत बनता जा रहा है और लोग इस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ फिनलैंड की वायरलेस बिजली दुनिया को हमेशा के लिए तारों से आज़ाद कर सकती है। फिनलैंड ने तवानाई के मुस्तकबिल की तरफ एक बड़ा इनकलाबी कदम उठाया है, और साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तारों और केबल्स की ज़रूरत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते हुए एक ऐसा निज़ाम तैयार किया है जो हवा के ज़रिए बिजली की तरसील करता है। ये पेशरफ बिजली को एक वायरलेस सिग्नल में तब्दील करके काम करती है, जो खला में महफूज तरीके से सफ़र कर सकती है, और फिर जहां भी बिजली की जरूरत है उसे रिसीवर्स के जरिए पकड़ा जा सकता है। रवायती पावर ग्रिड्स के बरक्स, जो तारों के पेचीदा नेटवर्क पर इन्हिसार करते हैं और नुकसान या फिर हादसा से रुकावटें लाते हैं, वायरलेस बिजली मुसलसल काबिल एतमाद तवानाई का वादा है, जो जदीद ज़िंदगी के मुताबिक होती है। मुमकिना असर हैरान कुन है, और दूर दराज देहात, आफतज़दा इलाके और यहाँ तक कि चलती गाड़ी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हदूद के बगैर बिजली हासिल कर सकती है। जैसे ही फिनलैंड आगे बढ़ रहा है, ऐसे मुस्तकबिल की तस्वीर कशी करना दिलचस्प है, जहां आपके मोबाइल फ़ोन, आपकी कार, यहाँ तक कि आपके पूरे शहर को चार्ज करना पोशीदा और आसान हो सकता है। और ये सिर्फ एक तकनीकी माइलस्टोन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया की एक झलक है जो पहले से कई ज़्यादा जहानत, पायदार और आज़ादाना तौर पर चल रही है, और इसमें जो डिपेंडेंसी है वो आपकी ख़त्म हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तो ये टेस्टिंग के मराहल में है, छोटे ऑफिसेस में, छोटे जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर चल रही हैं, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाता है तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा यकीनी तौर पर, जैसे हसनैन ने जिक्र किया। लेकिन इसमें अब ये चीज़ है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले एरियाज़ होंगे, सिटीज़ होंगे, उनमें कैसे ये पॉसिबल होगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे। इस हवाले से भी इसकी टेस्टिंग भी जारी है, लेकिन अगर ये पॉसिबल हो जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी वहाँ। वो जिस तरह आपके मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं ना, वो इसी होगा, इसी तरह से बिजली की फ्रीक्वेंसी होगी और ये महफूज होगी। देखें ना, आमतौर पे तो बिजली आपको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी उन्होंने ढूंढ ली है कि ये हवा में ट्रैवल भी कर सकती है, और इसको सिर्फ आपके जो ट्रांसमीटर होगा या आपका जो रिसीवर होगा वो ट्रांसमिट करके इसको बिजली में कन्वर्ट करेगा। मतलब इट्स वेरी इनिशियल डेज, लेकिन जब एक तहकीक होती है दुनिया के किसी भी कोने में, तो हमने देखा है कि वो आजकल फैलते हुए वक्त नहीं लगाती है। सो बहुत जल्द इसमें अगर कोई नई तब्दीलियां आएंगी और ये इनहेंस होगी और पूरे फिनलैंड में फैल जाएगी, तो यकीनी तौर पर
फिनलैंड से अपने करीबी मुल्कों में और वहाँ से होते हुए एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में फैल सकती है। और अभी मैं इसके बारे में कुछ मजीद ये भी देख रही थी कि बहुत ही सालों से जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए रिसर्च भी अब कर रही हैं, और काफ़ी ये कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 साल का प्रोजेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, ये सालों का प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है, रिसर्च हो रही है। बहुत बड़े बड़े हमारी तरह नहीं है कि सुबह उठे और शाम को रिसर्च करती है और कहा जी कि नहीं हो सकता और बात खत्म। ये काफ़ी टाइम लग चुका है इस पर अभी तक भी, लेकिन जब अभी टेस्टिंग के मराहिल में मजीद इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे अगर पॉसिबल हो गया तो। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस की मैं जैसे बात कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और अब सेहत से मुतल्लिक आपको कुछ बताते हैं, क्योंकि रोज़ाना कितने अफराद ऐसे हैं जो सेहत से मुतल्लिक जानने के लिए, अपनी हेल्थ से रिलेटेड बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए डॉक्टर के अलावा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। ओपन एआई के मकबूल तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी का इस्तेमाल रोज़ाना करोड़ों अफराद इस्तेमाल करते हैं, और अब कंपनी ने एक रिपोर्ट भी जारी कर दी है जिसमें ये दावा किया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 4 करोड़ अफराद चैट जीपीटी को सेहत से मुतालिक सवालात के जवाबात जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट मजीद ये भी बताती है कि सार्फिन की जानिब से अलामात, अद्वियात, फिर इलाज के तरीके और दीगर जितनी भी तफसीलात हैं आपकी सेहत से रिलेटेड, उसके उसूल के लिए चैट जीपीटी से रुजू किया जाता है। फिर रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चैट जीपीटी से पूछे जाने वाले सवालात में 5% से ज़ायद सेहत से मुतल्लिक बातचीत हो रही होती है, और इसी तरह से चैट जीपीटी के 80 करोड़ में से 20 करोड़ सार्फिन हर हफ्ते कम अज़ कम एक बार ज़रूर सेहत से मुतल्लिक कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। उनमें से बेशतर अफराद ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सर में होने वाला दर्द कितना संगीन है, या फिर पेचीदा तशखीस का क्या मतलब है, या क्या नई अद्वियात के बायस वो थकावट महसूस कर रहे हैं, या उनके लिए वो बेहतर है अद्वियात जो नहीं ले रहे हैं। फिर रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 55% सार्फिन अलामात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और 52% इस एआई टूल के सेहत से मुतल्लिक सवालात के जवाब हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर 48% लोगों की तादाद ऐसी है जो तिबी इस्लाहात या फिर हिदायत को समझने की कोशिश करती है। इसी तरह 44% लोग ऐसे हैं जो एआई को इस्तेमाल करके इलाज के ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, और ओपन एआई के मुताबिक एआई टेक्नोलॉजी अफराद के लिए मददगार भी साबित हो रही है जिनके लिए फौरी तौर पर डॉक्टर तक रसाई मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसी है। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहाँ पे 4 करोड़ लोग हर दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, साल के हिसाब से वो एआई से पूछते हैं अपनी सेहत के हवाले से। एक तरफ ये एक अच्छा इक़दाम भी है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से पहले आपको पता हो कि आपको एक्चुअल में बीमारी क्या है, इसका क्योर क्या है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको डॉक्टर भी अगर वही चीज़ आपको बताता है तो आपकी आसानी होगी, आपको अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो जानना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जानना चाहिए कि जहाँ पे आप सिर्फ चैट जीपीटी से ही पूछें कि मुझे कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए और आप फट करके उसके बाद जाएं और वो टैबलेट ले लें। सो ये नहीं होना चाहिए। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद की। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में हालिया दिनों में नुमायाँ इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स की जानिब से कीमतें बढ़ना और गंदम की तफसील में मसाइल हैं, जिसके बायस फ़ी किलो आटे की कीमत 110 रुपये से 140 रुपये तक और 20 किलो थैले की कीमत 2500 से 2650 रुपये तक पहुंच चुकी है। फ़ी किलो 10 रुपये इजाफा हुआ है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फ्लोर मिल मालकान का कहना है कि उन्हें पंजाब और सिंध से गंदम की तहसील महंगे दामों मिल रही है, जिसका असर आटे की कीमतों पर पड़ रहा है। शहरियों ने कीमतों में इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है लाहौर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सप्तान। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि एकदम से ये प्राइस में इतना जंप कैसे आया, और मैंने ये भी देखा कि अब तो दुकानों पर भी आटा नहीं मिल रहा, क्या वजूहात है इसके पीछे? जी बिल्कुल, इसमें अगर देखा जाए तो ये इस वक्त आटे की कीमत जो है वो तकरीबन आम आदमी की पहुंच से जो है दूर हो चुकी। इस वक्त तो तकरीबन जो सरकारी आटे की कीमत है वो 1800 तो कुछ रुपए है, लेकिन वो कहीं मिलता भी नहीं है। अगर जो मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल नाकस है। तो दूसरी तरफ जो आटे की सही जो असल जो क्वालिटी है वो महंगे दामों जो बेची जा रही, तकरीबन 2200, 2300, 2500 तक जो आटे का थैला जो 20 किलो का इस वक्त जो मिल रहा है।
और दूसरी तरफ है जो फ्रूट मिल वाले हैं, जो उनका स्पष्ट कहना है कि इस वक्त जो है गंदम जो है उसकी कीमत जो है आज रोज बढ़ती जा रही है, जिसके बाद उनके जो फ्लोर मिल वाले हैं उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इसके साथ साथ जो कि आम आदमी जो है वो मुतासर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके साथ साथ जो रोटी और नान उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि आटा और फाइन मैदा जो उसकी जब कीमत बढ़ती है तो तंदूर भाई जो है उनको मुश्किलात ये होती है कि वो अगर 2500 रुपए का अगर उनको थैला मिलता है तो वो रोटी जो ऑटोमेटिकली 20 रुपए जो है उसकी कीमत हो जाती है, और नान इस वक्त जो है 30 रुपए का फरोख्त हो रहा है। अब इसके साथ जो आम मजदूर आदमी है अगर बात की जाए तो एक वक्त में ज़ाहिर के वो उसका जो है वो दूसरे शहरों से ही लाहौर मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो उसको तकरीबन नान जो है 3 टाइम में उसको तकरीबन 200 रुपए में पड़ता है। बाकी अगर वो नाश्ते की और दोपहर का खाना जो है वो खाता है तो उसको तकरीबन 500-700 रुपए जो उसके ऊपर अखराजात आते हैं, तो वो घर वालों को क्या देगा और खुद क्या कमाएगा। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की स्ट्रेटजी जो है हमें नजर नहीं आ रही, और कोई भी जो ये प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं उनकी तरफ से भी अच्छा, कोई मुझे इस तरह सप्तेन की ये कार्रवाई बताइएगा नहीं। कि हमें ये बताया जाता है कि नून लीग की गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी है इस तरह की मैनेजमेंट में, और वो तमाम तर चीज़ें मैक्रो या माइक्रो लेवल पे बड़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि जिस आटे की या फिर गंदम की कीमत को उन्होंने मैनेज किया था अनफॉर्चुनेटली उसमें हाइक नजर आ रहा है। ये एक दफ़ा नहीं, अब दूसरी दफ़ा हो चुका है। इस हवाले से आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए बात ये है कि अब गवर्नमेंट तो यही कहेगी कि हमने कल भी देखा कि इनकी जो नाम थी जो इस वक्त प्राइस कंट्रोल की कीमतें कंट्रोल को मुख्तलिफ दुकानों पे उन्होंने कहा जी हम छापे मार रहे हैं, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई वही होती है कि जो 2-4 दुकानों के ऊपर आप चले जाते, गोदामों पे चले जाते हैं, वो 2-4 दुकानों पे गई, वहाँ कार्रवाई की और तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई, उस पर वो मीडिया पे जो है उनको जो है व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर उनको दे दी और वो चल जाती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर फ्लोर मिल वाले जो वो कहते हैं गंदम महंगी मिलती है, जब गंदम महंगी मिलती तो उनको आटा जो वो महंगा करना पड़ता है। जब आटा महंगा होता है तो उसके साथ साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो महंगी हो जाती हैं। आप देखें कि इसके साथ साथ जो ब्रेड है, अच्छा, बाकी नान सप्तान अभी है, आपने फ्लोर मिल के हवाले से बात की। कल मैं एक बयान देख रही थी, सुन रही थी, जो चेयरमैन है अब्दुल जुनैद साहब, उनका ये बयान था। वो सामने कह रहे थे कि अगर जनवरी के हवाले से कोटा ना पूरा किया गया तो 2 दिन पहले का उनका ये बयान है, यानी कि वो पहले से अलर्ट के दे रहे थे कि अगर जनवरी का कोटा पूरा ना किया गया तो कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। तो उसके बाद भी कोई इसके ऊपर प्लान ऑफ एक्शन सामने नहीं आया? मेरी कल एक दो फ्लोर मिल जो मालिक है उनसे ये बात हुई तो उन्होंने बकायदा हमें रेट लिस्ट बताया। कहते जी बात ये है कि हुकूमत जो बातें करती है वो बातें और जो फ्लोर मिल वाले उनसे पूछे कि ज़ाहिर है कि हमें जब गंदम नहीं मिलती तो हम गंदम ब्लैक में पे उठाते हैं, और दूर दराज से जो गंदम जब लेके आते हैं उसके ऊपर पेट्रोल का इशू है, मजदूर हैं और उनके जो अखराजात वो पूरे नहीं होते। तो अब अगर गंदम आपको 5,000 में मन में मिलेगी तो वो फिर किस तरह से 1700-1800 रुपए में 20 किलो का थैला देगा। तो ज़ाहिर उसको भी फिर वो भी कीमत बढ़ाते हैं। जब वो कीमतें बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन लेती है, लेकिन उनकी मजबूरी ये फिर वो आगे से धमकी भी ये होती है कि जी हम फ्लोर मिले बंद कर देते हैं। अब देखें इस वक्त जो इनका फाइन आटा जो है वो इस वक्त 11,000 रुपए 80 kg का मिलता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर 11,000 11,500 में वो मिल रहा है तो जब वो तंदूरों पे या बेकरीज आइटम उससे तैयार होगी तो ऑटोमेटिकली 200-250 रुपए में ब्रेड हो जाएगी, और उस वक्त 30 बिल्कुल ऐसे सकते हैं। इसका नान हो इसका असर जाएगा। पूरी एक इंडस्ट्री पे भी पड़ता है, बेकरी आइटम्स भी पड़ेगा। जहाँ पे आप खड़े हैं तंदूर जितने भी लोग हैं जो तंदूर का काम करते हैं वहाँ पे रोटी बनाते हैं, डेफिनेटली उनको भी मुश्किलात का सामना होगा। आवाम को जवाब देना होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिज़ेब आकाश साहब इस वक्त मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। लिज़ेब, मुल्तान के हवाले से हमें बताइएगा कि मुल्तान में कितनी ज़्यादा हाइक देखने को मिली है, स्पेशली अगर हम आटे की कीमतों के हवाले से बात करें, और कहाँ कहाँ पे आपको इस बढ़ती हुई कीमत की वजह से महंगाई नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया फैन। इस वक्त बात की जाए तो मुल्तान शहर में इस वक्त आटे की जो किल्लत है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए आम मार्केट की तो आम मार्केट में इस वक्त आटा जो है वो नायाब हो चुका है। चंद जगह पर अगर मौजूद भी है तो वो बहुत महंगे दामों इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है। आटा जो आम मार्केट में है वो 120 से लेके 130 रुपए किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। और अगर बात की जाए सरकारी नरक के हवाले से, सरकारी नरक जो है वो 90 रुपए इस वक्त जो है मुकर्रर किया गया है। हमने गुज़श्ता रोज भी देखा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो उन्होंने जो है चेकिंग भी की है और कार्रवाइयां भी की हैं, लेकिन भी खातिर खां कार्रवाइयां नजर नहीं आ रही है। जखीरा अंदोजों ने जो है इस वक्त
आटे की जो है वो किल्लत को मजीद बढ़ा दिया है। अगर फैक्ट्री मालिकान की बात की जाए तो फैक्ट्री मालिकान भी जो है इस वक्त महंगे दामों जो है वो आटा फरोख्त कर रहे हैं। मुल्तान शहर में इस वक्त जो फैक्ट्री मालिकान है वो 15 किलो का जो आटे का गट्टू है वो 1700 से 1800 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर जो है अगर आम मार्केट में बात की जाए तो आम मार्केट में इस वक्त जो है वो आटा 120 से 130 रुपए तक पहुंच गया है। शहरी इस वक्त जो है वो शदीद परेशान, इनके साथ साथ जो आम दुकानदार हैं वो भी इस परेशानी का शिकार हो रहे हैं। आम मार्केट में जब ग्राहक जो है वो आटा लेने आता है, दुकानदारों के मुताबिक जो है वो जब उन्हें रेट बताया जाता है तो उनसे जो है बहस तकरार और यहाँ तक की लड़ाई झगड़ा तक जो है वो बढ़ अच्छा जाता है। दिलजेब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे सिप्तान अली से, जाहिर है डेफिनेटली इसका असर अब बेकरी आइटम्स पर भी आएगा। जब आटा नायाब हो जाएगा तो महंगा मिलेगा, उसके बाद फिर रोटी पर भी आएगा। तंदूर मालकान से आपकी बात हुई है, वो उनका क्या रद्द अमल है और वो इस वक्त रोटी कितने रुपए की फरोख्त कर रहे हैं? तो बिल्कुल अगर बात की जाए आम रूटीन की तो रोटी जो है वो 15 से 20 रुपए की फरोख्त की जाती है, लेकिन अब आटे की किल्लत की वजह से जो है वो जो रोटी है इस वक्त 25 से 30 रुपए के दरमियान में रोटी फरोख्त की जा रही है। नान जो है वो पहले 30 रुपए का था और अब मार्केट में जो है वो 35 से 40 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त जो है जो आम दिहाड़ीदार तबका है वो इस जो महंगाई है, आटे की कीमत में इजाफा है और किल्लत की वजह से है शदीद परेशान नजर आ रहा है। हमारी जो है वो जो शहरी हमसे बात हुई तो उनके मुताबिक उनका कहना है कि आगे ही जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऊपर से महंगाई और ऊपर से जो आटे की किल्लत है इसने मजीद जो है वो मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और आटे की कीमत में इजाफा होने से जो दीगर बेकरी आइटम्स हैं। अच्छा दिलजेब, मुझे ये बताइएगा कि हमने लाहौर में भी इस तरह का सवाल किया और मुझे ये बताइएगा कि किसी किस्म का क्रैकडाउन आपको मुल्तान में होता हुआ नजर आया? क्योंकि बड़ा एक्शन लेती है नून लीग की गवर्नमेंट जब भी कोई हाइक नजर आती है या कुछ ज़खीरा अंदोज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो मुल्तान में कोई अभी तक एक्शन हुआ गवर्नमेंट की जानिब से? गुज़श्ता रोज एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई खातिर खा उसके इकदाम नजर नहीं आ रहे। पीरा फोर्स की बात की जाए तो पीरा फोर्स को स्पेशली जो है प्राइस के हवाले से काफी मुतरिक देखा गया था, लेकिन इस वक्त पीरा फोर्स मुकम्मल तौर पर मुल्तान में नाकाम हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको प्रोटोकॉल देने में पीरा फोर्स मसरूफ है और कोई प्राइस कंट्रोल के ऊपर जो है वो इकदाम हमें नजर नहीं आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है सिर्फ और सिर्फ हीटर लगाकर अपने जो कमरे हैं वहां तक महदूद होकर रह चुके हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और कागजी कार्रवाई के बाद जो है बस लोगों को परेशानी का शिकार जो है वो हमने देखा है और जो इंतजामिया है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है और इसके साथ इंतजामिया इस वक्त नाकाम नजर आ रही है, कोई प्लान ऑफ एक्शन गवर्नमेंट का सामने नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच दिलजेब आकाश मुल्तान से हमें डिटेल्स शेयर कर। अब आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद, वहां से महमूद अहमद साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब बताइएगा इस वक्त फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, कितनी कीमत है आटे की, किस तरह फरोख्त किया जा रहा है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? जैसे फैसलाबाद में सर्दी के डेरे हैं ऐसे ही महंगाई भी कंट्रोल से बाहर है। फैसलाबाद में अगर आटे की कीमतों की बात की जाए तो आटे की कीमत आसमान को बातें कर रही है। अगर यहाँ पे गंदम की प्राइस की बात की जाए तो गंदम फैसलाबाद में 4,500 से लेकर 4,800 रुपये मन बिक रही है। अगर बात की जाए आटे के 20 किलो थैला की तो उसकी जो गवर्नमेंट प्राइस है वो 1,810 रुपये है, लेकिन मार्केट में जो कंपनी रेट है, जो गवर्नमेंट रेट है, उससे कहीं ज़्यादा रेट पे बिक रहा है। यहाँ पे कंपनी का 15 किलो का जो आटा है थैला है वो 2,050 रुपये में बिक रहा है। अगर इसको एक मन पे डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी प्राइस 5,800 रुपये पर मन बनती है। आटा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर की ज़रूरत है। हर घर में हर फर्द ने 2 टाइम का खाना खाना होता है। सालन कुछ भी बन सकता है, अचार के साथ भी खाना खाया जा सकता है, लेकिन रोटी हर घर की ज़रूरत है। लेकिन गंदम की प्राइस अनकंट्रोल होने से आम शहरी परेशान है। जैसा कि 2025 में जो रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसकी रेशो भी बढ़ गई है, महंगाई की रेशो भी बढ़ चुकी है। इसी हवाले से अगर मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो गंदम खरीदने से कासर हैं। जब हमारी फैसलाबाद के शहरियों से बात हुई उनका यही कहना था कि जो गंदम है उसका कंट्रोल रेट जो कि गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है उस पर बेची जाए ताकि आम आदमी भी गंदम खरीद सके। जब मेरी दुकानदारों से बात हुई, दुकानदारों का यही कहना था कि जो गंदम है
वो पीछे से महंगी मिलती है। जब हमें पीछे से महंगी मिलेगी तो डेफिनेटली हम आगे भी उसको महंगी महंगे फरोख्त रेट पे की जाएगी, देंगे। बिल्कुल। आईएमएफ की शराइत में इस साल गंदम गवर्नमेंट ने खुद परचेज नहीं की, बल्कि लोकल परचेजर ने परचेज की है। इन लोकल परचेजर की गंदम परचेज करने की वजह से जो इस तरह के वाक़यात हैं, जो रेट है वो मनमाना हो गया है। पहले गवर्नमेंट खुद परचेज करती थी, उससे किसान को भी फ़ायदा होता था, किसान की गंदम भी मुकर्रर रेट पे बिकती थी। लेकिन इस साल गंदम की जो मुकर्रर रेट है, किसान को भी उससे कम रेट पे बेचना पड़ी, क्योंकि उसका ख़रीदार नहीं था। गवर्नमेंट जब खरीदती है पूरे रेट पे खरीदती है। इसी तरह अब जो आम शहरी है उसको भी गवर्नमेंट के मुकर्रर करा रेट पे गंदम नहीं मिल रही, जिससे आम शहरी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गंदम महंगी हो रही है वहाँ पे एक्शन लें, और हमारी जो वफाक है उनको भी चाहिए कि आईएमएफ के साथ डील करें, और जो गंदम है वो दोबारा से जो अगले साल हमारी फसल आने वाली है वो गवर्नमेंट खुद परचेज करे, ताकि जो किसान हैं उनको भी उनका मुकर्ररा प्राइस मिल सके, और जो आम खरीदार है, आम शहरी है, ठीक उसको हो गया भी महमूद यानी कि अहमद फैसलाबाद साहब, में भी कोई थैंक यू सो एक्शन मच प्लान फॉर है। जॉइनिंग और अस। जो महमूद हमारे साथ मौजूद थे फैसलाबाद से, जो कि फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में हालिया दिनों में नुमाया इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स की जानिब से कीमतें बढ़ना और गंदम की तफसील में मसाइल हैं, जिसके बायस फ़ी किलो आटे की कीमत 110 रुपये से 140 रुपये तक और 20 किलो थैले की कीमत 2500 से 2650 रुपये तक पहुंच चुकी है। फ़ी किलो 10 रुपये इजाफा हुआ है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फ्लोर मिल मालकान का कहना है कि उन्हें पंजाब और सिंध से गंदम की तहसील महंगे दामों मिल रही है, जिसका असर आटे की कीमतों पर पड़ रहा है। शहरियों ने कीमतों में इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है लाहौर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सप्तान। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि एकदम से ये प्राइस में इतना जंप कैसे आया, और मैंने ये भी देखा कि अब तो दुकानों पर भी आटा नहीं मिल रहा, क्या वजूहात है इसके पीछे? जी बिल्कुल, इसमें अगर देखा जाए तो ये इस वक्त आटे की कीमत जो है वो तकरीबन आम आदमी की पहुंच से जो है दूर हो चुकी। इस वक्त तो तकरीबन जो सरकारी आटे की कीमत है वो 1800 तो कुछ रुपए है, लेकिन वो कहीं मिलता भी नहीं है। अगर जो मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल नाकस है। तो दूसरी तरफ जो आटे की सही जो असल जो क्वालिटी है वो महंगे दामों जो बेची जा रही, तकरीबन 2200, 2300, 2500 तक जो इस वक्त आटे का थैला जो 20 किलो का इस वक्त जो मिल रहा है। और दूसरी तरफ है जो फ्रूट मिल वाले जो उनका शिकायत ये है कि इस वक्त जो है गंदम जो है उसकी कीमत जो है आज रोज बढ़ती जा रही है, जिसके बाद उनके जो फ्लोर मिल वाले हैं उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इसके साथ साथ जो कि आम आदमी जो है वो मुतासर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके साथ साथ जो रोटी और नान उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि आटा और फाइन मैदा जो उसकी जब कीमत बढ़ती है तो तंदूर भाई जो है उनको मुश्किलात ये होती है कि वो अगर 2500 रुपए का अगर उनको थैला मिलता है तो वो रोटी जो ऑटोमेटिकली 20 रुपए जो है उसकी कीमत हो जाती है, और नान इस वक्त जो है 30 रुपए का फरोख्त हो रहा है। अब इसके साथ जो आम मजदूर आदमी है अगर बात की जाए तो एक वक्त में ज़ाहिर के वो उसका जो है वो दूसरे शहरों से ही लाहौर मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो उसको तकरीबन नान जो है 3 टाइम में उसको तकरीबन 200 रुपए में पड़ता है। बाकी अगर वो नाश्ते की और दोपहर का खाना जो है वो खाता है तो उसको तकरीबन 500-700 रुपए जो उसके ऊपर अखराजात आते हैं, तो वो घर वालों को क्या देगा और खुद क्या कमाएगा। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की स्ट्रेटजी जो है हमें नजर नहीं आ रही, और कोई भी जो ये प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं उनकी तरफ से भी अच्छा, मुझे सप्तान ये बताइएगा कि हमें ये बताया जाता है कि नून लीग की गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी है इस तरह की मैनेजमेंट में, और वो तमाम तर चीज़ें मैक्रो या माइक्रो लेवल पे बड़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि जिस आटे की या फिर गंदम की कीमत को उन्होंने मैनेज किया था अनफॉर्चुनेटली उसमें हाइक नजर आ रहा है। ये एक दफ़ा नहीं, अब दूसरी दफ़ा हो चुका है। इस हवाले से आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, बात ये है कि अब गवर्नमेंट तो यही कहेगी कि हमने कल भी देखा कि इनकी जो नाम थी जो इस वक्त प्राइस कंट्रोल की कीमतें कंट्रोल को
मुख्तलिफ दुकानों पे उन्होंने कहा जी हम छापे मार रहे हैं, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई वही होती है कि जो 2-4 दुकानों के ऊपर आप चले जाते, गोदामों पे चले जाते हैं, वो 2-4 दुकानों पे गई, वहाँ कार्रवाई की और तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई, उस पर वो मीडिया पे जो है उनको जो है व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर उनको दे दिया और वो चल जाती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर फ्लोर मिल वाले जो वो कहते हैं गंदम महंगी मिलती है, जब गंदम महंगी मिलती तो उनको आटा जो वो महंगा करना पड़ता है। जब आटा महंगा होता है तो उसके साथ साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो महंगी हो जाती हैं। आप देखें कि इसके साथ साथ जो ब्रेड है, अच्छा, बाकी नान सप्तान, है, अभी आपने फ्लोर मिल के हवाले से बात की। कल मैं एक बयान देख रही थी, सुन रही थी, जो चेयरमैन है अब्दुल जुनैद साहब, उनका ये बयान था। वो सामने कह रहे थे कि अगर जनवरी के हवाले से कोटा ना पूरा किया गया तो 2 दिन पहले का उनका ये बयान है, यानी कि वो पहले से अलर्ट के दे रहे थे कि अगर जनवरी का कोटा पूरा ना किया गया तो कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। तो उसके बाद भी कोई इसके ऊपर प्लान ऑफ एक्शन सामने नहीं आया? मेरी कल एक दो फ्लोर मिल जो मालिक है उनसे ये बात हुई तो उन्होंने बकायदा हमें रेट लिस्ट बताया। कहते जी बात ये है कि हुकूमत जो बातें करती है वो बातें और जो फ्लोर मिल वाले उनसे पूछे कि जाहिर है कि हमें जब गंदम नहीं मिलती तो हम गंदम ब्लैक में पे उठाते हैं, और दूर दराज से जो गंदम जब लेके आते हैं उसके ऊपर पेट्रोल का इशू है, मजदूर हैं और उनके जो अखराजात वो पूरे नहीं होते। तो अब अगर गंदम आपको 5,000 में मन में मिलेगी तो वो फिर किस तरह से 1700-1800 रुपए में 20 किलो का थैला देगा। तो ज़ाहिर है उसको भी फिर वो भी कीमत बढ़ाते हैं। जब वो कीमतें बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन लेती है, लेकिन उनकी मजबूरी ये फिर वो आगे से धमकी भी ये होती है कि जी हम फ्लोर मिले बंद कर देते हैं। अब देखें ना इस वक्त जो इनका फाइन आटा जो है वो इस वक्त 11,000 रुपए 80 kg का मिलता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर 11,000 11,500 में वो मिल रहा है तो जब वो तंदूरों पे या बेकरीज आइटम उससे तैयार होगी तो ऑटोमेटिकली 200-250 रुपए में ब्रेड हो जाएगी और उस वक्त 30 बिल्कुल ऐसे 35 सकते हैं। रुपए इसका नान हो इसका असर जाएगा। पूरी एक इंडस्ट्री में भी पड़ता है, बेकरी आइटम्स में भी पड़ेगा। जहाँ पे आप खड़े हैं, तंदूर जितने भी लोग हैं जो तंदूर का काम करते हैं, वहाँ पे रोटी बनाते हैं, डेफिनेटली उनको भी मुश्किलात का सामना होगा। आवाम को जवाब देना होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और लितज़ेब आकाश साहब इस वक्त मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। लितज़ेब, मुल्तान के हवाले से हमें बताइएगा कि मुल्तान में कितनी ज़्यादा हाइक देखने को मिली है, स्पेशली अगर हम आटे की कीमतों के हवाले से बात करें, और कहाँ कहाँ पे आपको इस बढ़ती हुई कीमत की वजह से महंगाई नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया फैन। इस वक्त बात की जाए तो मुल्तान शहर में इस वक्त आटे की जो किल्लत है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए आम मार्केट की तो आम मार्केट में इस वक्त आटा जो है वो नायाब हो चुका है। चंद जगह पर अगर मौजूद भी है तो वो बहुत महंगे दामों इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है। आटा जो आम मार्केट में है वो 120 से लेके 130 रुपए किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। और अगर बात की जाए सरकारी नरक के हवाले से, सरकारी नरक जो है वो 90 रुपए इस वक्त जो है मुकर्रर किया गया है। हमने गुज़श्ता रोज भी देखा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो उन्होंने जो है चेकिंग भी की है और कार्रवाइयां भी की हैं, लेकिन भी खातिर खां कार्रवाइयां नजर नहीं आ रही है। जखीरा अंदोजों ने जो है इस वक्त आटे की जो है वो किल्लत को मजीद बढ़ा दिया है। अगर फैक्ट्री मालिकान की बात की जाए तो फैक्ट्री मालिकान भी जो है इस वक्त महंगे दामों जो है वो आटा फरोख्त कर रहे हैं। मुल्तान शहर में इस वक्त जो फैक्ट्री मालिकान है वो 15 किलो का जो आटे का गट्टू है वो 1700 से 1800 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर जो है अगर आम मार्केट में बात की जाए तो आम मार्केट में इस वक्त जो है वो आटा 120 से 130 रुपए तक पहुंच गया है। शहरी इस वक्त जो है वो शदीद परेशान, उनके साथ साथ जो आम दुकानदार हैं वो भी इस परेशानी का शिकार हो रहे हैं। आम मार्केट में जब ग्राहक जो है वो आटा लेने आता है, दुकानदारों के मुताबिक जो है जब उन्हें रेट बताया जाता है तो उससे जो है पैसे तकरार और यहाँ तक की लड़ाई झगड़ा तक जो है वो बढ़ अच्छा जाता है। दिलजेब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे सप्तान अली से, जाहिर है डेफिनेटली इसका असर अब बेकरी आइटम्स पर भी आएगा। जब आटा नायाब हो जाएगा तो महंगा मिलेगा, उसके बाद फिर रोटी पर भी आएगा। तंदूर मालकान से आपकी बात हुई है, वो उनका क्या रद्द अमल है और वो इस वक्त रोटी कितने रुपए की फरोख्त कर रहे हैं? तो बिल्कुल अगर बात की जाए आम रूटीन की तो रोटी जो है वो 15 से 20 रुपए की फरोख्त की जाती है, लेकिन अब आटे की किल्लत की वजह से जो है वो जो रोटी है इस वक्त 25 से 30 रुपए के दरमियान में रोटी फरोख्त की जा रही है। नान जो है वो पहले 30 रुपए का था और अब मार्केट में जो है वो 35 से 40 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त जो है जो आम दिहाड़ीदार तबका है वो इस जो महंगाई है, आटे की कीमत में इजाफा है और किल्लत की वजह से है शदीद परेशान नजर आ रहा है। हमारी जो है वो जो शहरी हमसे बात हुई तो उनके मुताबिक उनका कहना है कि आगे ही जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऊपर से महंगाई और ऊपर से जो आटे की किल्लत है इसने मजीद जो है वो मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और आटे की कीमत
में इजाफा होने से जो दीगर बेकरी आइटम्स हैं अच्छा वो भी दिलजे, मुझे ये बताइएगा कि हमने लाहौर में भी इस तरह का सवाल किया और मुझे ये बताइएगा कि किसी किस्म का क्रैकडाउन आपको मुल्तान में होता हुआ नजर आया? क्योंकि बड़ा एक्शन लेती है नून लीग की गवर्नमेंट जब भी कोई हाइक नजर आती है या कुछ जखीरा अंदोजी करने की कोशिश करते हैं, तो मुल्तान में कोई अभी तक एक्शन हुआ गवर्नमेंट की जानिब से? हसनैन गुज़श्ता रोज एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई खातिर खा उसके इकदाम नजर नहीं आ रहे। पीरा फोर्ट की बात की जाए तो पीरा फोर्ट को स्पेशली जो है प्राइस के हवाले से काफी मुतरिक देखा गया था, लेकिन इस वक्त पीरा फोर्ट मुकम्मल तौर पर मुल्तान में नाकाम हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको प्रोटोकॉल देने में पीरा फोर्ट मसरूफ है और कोई प्राइस कंट्रोल के ऊपर जो है वो इकदाम हमें नजर नहीं आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है सिर्फ और सिर्फ हीटर लगाकर अपने जो कमरे हैं वहां तक महदूद होकर रह चुके हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और कागजी कार्रवाई के बाद जो है बस लोगों को परेशानी का शिकार जो है वो हमने देखा है और जो इंतजामिया है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। और इसके साथ इंतजामिया इस वक्त नाकाम नजर आ रही है, कोई प्लान ऑफ एक्शन गवर्नमेंट का सामने नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच दिलजेब आकाश मुल्तान से हमें डिटेल्स शेयर कर। अब आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद, वहां से महमूद अहमद साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब बताइएगा इस वक्त फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, कितनी कीमत है आटे की, किस तरह फरोख्त किया जा रहा है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? जैसे फैसलाबाद में सर्दी के डेरे हैं, ऐसे ही महंगाई भी कंट्रोल से बाहर है। फैसलाबाद में अगर आटे की कीमतों की बात की जाए तो आटे की कीमत आसमान को बातें कर रही है। अगर यहाँ पे गंदम की प्राइस की बात की जाए तो गंदम फैसलाबाद में 4,500 से लेकर 4,800 रुपये मन बिक रही है। अगर बात की जाए आटे के 20 किलो थैला की तो उसकी जो गवर्नमेंट प्राइस है वो 1,810 रुपये है, लेकिन मार्केट में जो कंपनी रेट है, जो गवर्नमेंट रेट है, उससे कहीं ज़्यादा रेट पे बिक रहा है। यहाँ पे कंपनी का 15 किलो का जो आटा है थैला है वो 2,050 रुपये में बिक रहा है। अगर इसको एक मन पे डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी प्राइस 5,800 रुपये पर मन बनती है। आटा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर की ज़रूरत है। हर घर में हर फर्द ने 2 टाइम का खाना खाना होता है। सालन कुछ भी बन सकता है, अचार के साथ भी खाना खाया जा सकता है, लेकिन रोटी हर घर की ज़रूरत है। लेकिन गंदम की प्राइस अनकंट्रोल होने से आम शहरी परेशान है। जैसा कि 2025 में जो रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसकी रेशो भी बढ़ गई है, महंगाई की रेशो भी बढ़ चुकी है। इसी हवाले से अगर मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो गंदम खरीदने से कासर हैं। जब हमारी फैसलाबाद के शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि जो गंदम है उसका कंट्रोल रेट जो कि गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है उस पर बेची जाए ताकि आम आदमी भी गंदम खरीद सके। जब मेरी दुकानदारों से बात हुई, दुकानदारों का यही कहना था कि जो गंदम है वो पीछे से महंगी मिलती है। जब हमें पीछे से महंगी मिलेगी तो डेफिनेटली हम आगे भी उसको महंगी रेट फरोख्त पे जाएगी। देंगे। बिल्कुल। IMF की शराइत में इस साल गंदम गवर्नमेंट ने खुद परचेज नहीं की, बल्कि लोकल परचेजर ने परचेज की है। इन लोकल परचेजर की गंदम परचेज करने की वजह से जो इस तरह के वाक़यात हैं, जो रेट है वो मनमाना हो गया है। पहले गवर्नमेंट खुद परचेज करती थी, उससे किसान को भी फ़ायदा होता था, किसान की गंदम भी मुकर्रर रेट पे बिकती थी। लेकिन इस साल गंदम की जो मुकर्रर रेट है किसान को भी उससे कम रेट पे बेचना पड़ी क्योंकि उसका ख़रीदार नहीं था। गवर्नमेंट जब खरीदती है पूरे रेट पे खरीदती है। इसी तरह अब जो आम शहरी है उसको भी गवर्नमेंट के मुकर्रर करा रेट पे गंदम नहीं मिल रही, जिससे आम शहरी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गंदम महंगी हो रही है वहाँ पे एक्शन लें, और हमारी जो वफाक है उनको भी चाहिए कि IMF के साथ डील करें और जो गंदम है वो दोबारा से जो अगले साल हमारी फसल आने वाली है वो गवर्नमेंट खुद परचेज करे ताकि जो किसान हैं उनको भी उनका मुकर्ररा प्राइस मिल सके और जो आम खरीदार है, आम शहरी है। ठीक हो गया महमूद अहमद फैसलाबाद में भी साहब, कोई थैंक यू सो एक्शन मच प्लान फॉर नहीं जॉइनिंग है। अस। महमूद हमारे साथ मौजूद थे फैसलाबाद से, जो कि फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब मुल्क की सियासत पर बात कर लेते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान को जो भी दरपेश चैलेंजेस हैं, संगीन कौमी चैलेंजेस जैसे कि दहशतगर्दी है, उस पर बात करेंगे। वो चैलेंज इस पर रियासती इदारों का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, मगर सियासी बयानियाँ एक दूसरे से टकराते दिखाई देते हैं। DGISPR की कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा 2 दिन पहले। उसके मुताबिक दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह वहाँ दहशतगर्दों को मिलने वाला साजगार सियासी माहौल बताया जा रहा है, जिससे सूबाई सियासी पॉलिसियों पर संगीन सवालात भी उठते हैं। दूसरी जानिब रियासत की बात की जाए तो ये भी कह रही है कि तमाम बड़ी दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ जो है वो अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारत की सरपरस्ती हासिल है। तो ऐसे में मेरा सवाल फिर यही है कि इसी सूरत हाल में हमारी जो खारजा पॉलिसी है या सरहदी और दाखिली पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर साद रसूल साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 80% उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के वाक़यात KPK में होते हैं और ये वाकई होते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि ये डिबेट जहाँ से ज़्यादा पनप रही है कि वहाँ पे जो सियासी माहौल है वो दहशतगर्दों को साजगार मिलता है, इस वजह से वहाँ पे दहशतगर्दी होती है। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, हम DGISPR साहब के नंबर्स तो डाउट नहीं कर सकते। फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें NACTA, दीगर सिविलियन एजेंसीज भी हैं, सूबाई एजेंसीज भी हैं, बट लेड बाय फौज एंड DGISPR ऑफ कोर्स, उनके पास इंफॉर्मेशन तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इफ ही सेज के 80% दहशतगर्दी के वाक़यात KP में हो रहे हैं, तो इन नंबर्स को डाउट तो नहीं किया जा सकता। इस बात के ऊपर ज़रूर बहस हो सकती है कि इसकी असल वजूहात क्या हैं। ऑफ कोर्स जो वो बात कर रहे हैं कि एक टेरर क्राइम नेक्सस है, ये बात तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 20-25 साल से हो रही है। जनरल मुशर्रफ के वक्त से ये वाली बात हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाह KP हो, ख्वाह बलोचिस्तान हो, ख्वाह कराची हो, कराची के ऊपर भी इसमें बड़ी बात हुई, माजी के अंदर इवन पंजाब में बात हुई कि टेररिज्म के लिए जो पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, टेररिज्म के लिए आपको बहुत से अखराजात मुख्तलिफ ब्लैक चैनल्स के थ्रू करने पड़ते हैं। वो अखराजात आप वाइट मनी से कोई बैंक टू बैंक वायर ट्रांसफ़र करके तो कर नहीं सकते, उनको डार्क चैनल्स के थ्रू करना पड़ता है, ब्लैक मनी के थ्रू करना पड़ता है। तो नेचुरली इसके अंदर एक क्राइम का नेक्सस है। जो क्राइम की प्रोसीड्स हैं वो टेररिज्म की तरफ जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया भर में। अब वो क्राइम क्या सूबाई हुकूमत KP को रोकना चाहिए? क्या उसके ऊपर नेशनल पॉलिसी कोई बननी चाहिए? क्या नेशनल एक्शन प्लान के अंदर वो तमाम चीज़ें सूबाई हुकूमत KP की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या उसके अंदर से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेडरल गवर्नमेंट की थी, जैसे कि बॉर्डर कंट्रोल की जो सिक्योरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्बिट में आती है? इसके ऊपर हम सियासत में, कानून में, सिक्योरिटी के एम्बिट के अंदर बहस कर सकते हैं, लेकिन इस बेसलाइन एजम्पशन के ऊपर या एजम्पशन के ऊपर तो कोई ज़्यादा बहस नहीं हो सकती कि टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दीगर सूबों के साथ साथ सबसे ज़्यादा शायद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही हो रहा है। DGISPR कह रहे हैं तो दुरुस्त बात होगी। और दूसरा, इसके ऊपर भी ज़्यादा बहस करनी मौजू नहीं है कि क्या क्राइम की प्रोसीड्स उसके अंदर इन्वॉल्व है नहीं है। टेररिज्म और क्राइम का सारी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की तरह सारी दुनिया के अंदर एक नेक्सस होता है। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा कि DGISPR ने ये बात की कि जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका गठजोड़ अफगानिस्तान है और मुल्क में दहशतगर्दी हिंदुस्तान की सरपरस्ती में ही हो रही है, तो फिर आप क्या समझते हैं ऐसे में हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? ये बात तो हमें पता है कि टेररिस्ट अफगानिस्तान की सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं जी। ये बात भी हमें पता है कि भारत उन टेररिस्ट्स को अफगानिस्तान की सॉइल से फंड कर रही है, प्लानिंग कर रही है, दीगर इस तरह की चीजें कर रही है जो अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके या किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करते हैं। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। सवाल इफेक्टिवली ये है कि क्या इस वजह से अफगानिस्तान बतौर मुल्क, बतौर कौम, बतौर लोग अफगानी हमारे दुश्मन हैं, या टेररिज्म करने वाले वो लोग जो कि उज़्बेक हो सकते हैं, चेचन हो सकते हैं, दीगर इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के रूट के थ्रू आके पाकिस्तान में माजी में भी टेररिज्म किया। आपको याद होगा APS पेशावर जैसे जो दिलखरोश वाक़े थे, वहां से उसमें भी अफगानिस्तान से लोग आए जिसमें बहुत सारे अफगानी थे, लेकिन साथ ही उज़्बेक भी थे, चेचन्स भी थे, दीगर लोग भी थे। तो मेरे ख्याल में बसद एहतराम इसके अंदर तो कोई मज़ायका नहीं ये कहने के लिए कि हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान के अंदर हों, ख्वाह वो अफगानिस्तान के अंदर हों, ख्वाह वो भारत के अंदर हों, ख्वाह वो दुनिया के किसी मुल्क में भी हों। जो शख्स भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए या सहूलतकारी कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है,
या सपोर्ट कर रहा है या कैरी आउट कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, और वो दुनिया के किसी मुल्क में भी हो। तो हम ये अब इस्तेहकाक रखते हैं कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें, मिलिट्री का कार्रवाई करनी पड़े तो वो करें, दीगर कार्रवाइयाँ डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल दीगर कार्रवाइयाँ करनी पड़े तो वो करें। लेकिन जहां पे मेरी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है, खासतौर पे डिफेंस मिनिस्टर साहब के उस बयान से जो उन्होंने अब से तकरीबन 2 महीने पहले दिया, कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क नहीं है। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया और कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क नहीं है, अफगानी हमारे भाई नहीं है। कम से कम उन्होंने ये जरूर कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क नहीं है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ माजी में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ रही जो हमारी कल्चरल एफिनिटी की वजह से थी, जो हमारी ज़बान की, दीन की, मजहब की, लोगों की इंटरकनेक्टिविटी की वजह से हमारी एक एफिनिटी रही अफगानिस्तान की के अंदर, जो हमने 80s की दिहाई से पहले भी हमारे पास थी, हमारे साथ थी। लेकिन 80s की दिहाई और उसके बाद इवन अमेरिकन वॉर ऑन टेरर के दरमियान में भी पाकिस्तान ने उस एफिनिटी की वजह से अफगान मुजाहिदीन को, अफगान महाजरीन को यहाँ पे रखा भी, उनका ख्याल भी रखा, दीगर भी इस तरह की चीजें की, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो कोर पॉलिसी पिछले 70 साल से चल रही है उसमें अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है। आइडियली हमें कोई ऐसी सिचुएशन करनी चाहिए, सिक्योरिटी के ऊपर DGISPR और दीगर लोग उसमें बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बतौर पाकिस्तान का शहरी हमें कोई ऐसी सिचुएशन करनी चाहिए कि हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे एक दुश्मन का सामना ना हो, ना ही हम उसको एक दुश्मन ट्रीट करें। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक हरीफ है, एक ट्रेडिशनल हमारा दुश्मन है भारत, जिसके खिलाफ हम डिप्लॉयमेंट भी करना चाहते हैं, फौज भी हमारी डिप्लॉयड है, दीगर भी हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर खो अफगानिस्तान हो या ईरान हो, अगर वहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है तो हम उन दहशतगर्द एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान बतौर मुल्क, अफगानी बतौर कौम, ईरान बतौर मुल्क, ईरान बतौर कौम हमारे बरादर ममालिक हैं। हम इनके साथ कंजीनियल ताल्लुकात चाहते हैं। हम चाहते हैं बॉर्डर्स ओपन रहें, यहाँ पे ट्रेड हो, यहाँ से ठीक हो गया। भाई साहब आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद भी कुछ सवालात हैं जो कि हम आपके साथ आते हैं। सो खवातीन वज़ारत यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद है। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ारत। अब हम बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में हालिया दिनों में नुमायां इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स की जानिब से कीमतें बढ़ना और गंदम की तफसील में मसाइल हैं, जिसके बायस फ़ी किलो आटे की कीमत 110 रुपये से 140 रुपये तक और 20 किलो थैले की कीमत 2500 से 2650 रुपये तक पहुंच चुकी है। फ़ी किलो 10 रुपये इजाफा हुआ है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फ्लोर मिल मालकान का कहना है कि उन्हें पंजाब और सिंध से गंदम की तहसील महंगे दामों मिल रही है, जिसका असर आटे की कीमतों पर पड़ रहा है। शहरियों ने कीमतों में इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है लाहौर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सप्तान। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि एकदम से ये प्राइस में इतना जंप कैसे आया, और मैंने ये भी देखा कि अब तो दुकानों पर भी आटा नहीं मिल रहा, क्या वजूहात है इसके पीछे? जी बिल्कुल, इसमें अगर देखा जाए तो ये इस वक्त आटे की कीमत जो है वो तकरीबन आम आदमी की पहुंच से जो है दूर हो चुकी। इस वक्त तो तकरीबन जो सरकारी आटे की कीमत है वो 1800 तो कुछ रुपए है, लेकिन वो कहीं मिलता भी नहीं है। अगर जो मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल नाकस है। तो दूसरी तरफ जो आटे की सही जो असल जो क्वालिटी है वो महंगे दामों जो बेची जा रही, तकरीबन 2200, 2300, 2500 तक जो आटे का थैला जो 20 किलो का इस वक्त जो मिल रहा है। और दूसरी तरफ है जो फ्रूट मिल वाले जो उनका शिकायत ये है कि इस वक्त जो है गंदम जो है उसकी कीमत जो है आज रोज बढ़ती जा रही है, जिसके बाद उनके जो फ्लोर मिल वाले हैं उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इसके साथ साथ जो कि आम आदमी जो है वो मुतासर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके साथ साथ जो रोटी और नान उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि आटा और फाइन मैदा जो उसकी जब कीमत बढ़ती है तो तंदूर भाई जो है उनको मुश्किलात ये होती है कि वो अगर 2500 रुपए का अगर उनको थैला मिलता है तो वो रोटी जो ऑटोमेटिकली 20 रुपए जो है उसकी कीमत हो जाती है, और नान इस वक्त जो है 30 रुपए का फरोख्त हो रहा है। अब इसके साथ जो आम मजदूर आदमी है अगर बात की जाए तो एक वक्त में ज़ाहिर है वो उसका जो है वो दूसरे शहरों से ही लाहौर मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो उसको तकरीबन नान जो है 3 टाइम में उसको तकरीबन 200 रुपए में पड़ता है।
बाकी अगर वो नाश्ते की और दोपहर का खाना जो है वो खाता है तो उसको तकरीबन 500-700 रुपए जो उसके ऊपर अखराजात आते हैं, तो वो घर वालों को क्या देगा और खुद क्या कमाएगा। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की स्ट्रेटजी जो है हमें नजर नहीं आ रही, और कोई भी जो ये प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं उनकी तरफ से भी अच्छा, मुझे सप्तेन ये बताइएगा कि हमें ये बताया जाता है कि नून लीग की गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी है इस तरह की मैनेजमेंट में, और वो तमाम तर चीज़ें मैक्रो या माइक्रो लेवल पे बड़ी अच्छे से मैनेज करते हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि जिस आटे की या फिर गंदम की कीमत को उन्होंने मैनेज किया था अनफॉर्चुनेटली उसमें हाइक नजर आ रहा है। ये एक दफ़ा नहीं, अब दूसरी दफ़ा हो चुका है। इस हवाले से आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, बात ये है कि अब गवर्नमेंट तो यही कहेगी कि हमने कल भी देखा थे इनकी जो नाम थी जो इसको कहते हैं प्राइस कंट्रोल की कीमतें कंट्रोल को मुख्तलिफ दुकानों पे उन्होंने कह दिया हम छापे मार रहे हैं, हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाइयाँ वही होती है कि जो 2-4 दुकानों के ऊपर आप चले जाते, गोदामों पे चले जाते हैं, वो 2-4 दुकानों पे गई, वहाँ कार्रवाई की और तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई, उस पर वो मीडिया पे जो है उनको जो है व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर उनको दे दिया और वो चल जाती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर फ्लोर मिल वाले जो वो कहते हैं गंदम महंगी मिलती है, जब गंदम महंगी मिलती तो उनको आटा जो वो महंगा करना पड़ता है। जब आटा महंगा होता है तो उसके साथ साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो महंगी हो जाती है। आप देखें कि इसके साथ साथ जो ब्रेड है। अच्छा सप्तेन, अभी आपने फ्लोर मिल के हवाले से बात की, कल मैं एक बयान देख रही थी, सुन रही थी, जो चेयरमैन है अब्दुल जुनैद साहब, उनका ये बयान था, वो सामने कह रहे थे कि अगर जनवरी के हवाले से कोटा ना पूरा किया गया तो 2 दिन पहले का उनका ये बयान है, यानी कि वो पहले से अलर्ट के दे रहे थे कि अगर जनवरी का कोटा पूरा ना किया गया तो कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। तो उसके बाद भी कोई इसके ऊपर प्लान ऑफ एक्शन सामने नहीं आया? मेरी कल 1-2 फ्लोर मिल जो मालिक उनसे ये बात हुई तो उन्होंने बकायदा हमें रेट लिस्ट बताया। कहते जी बात ये है कि हुकूमत जो बातें करती है वो बातें और जो फ्लोर मिल वाले उनसे पूछे कि ज़ाहिर है कि हमें जब गंदम नहीं मिलती तो हम गंदम ब्लैक में पे उठाते हैं, और दूर दराज से जो गंदम जब लेके आते हैं उसके ऊपर पेट्रोल का इशू है, मजदूर हैं और उनके जो अखराजात वो पूरे नहीं होते। तो अब अगर गंदम आपको 5,000 मन में मिलेगी तो वो फिर किस तरह से 1700-1800 रुपए में 20 किलो का थैला देगा। तो ज़ाहिर उसको भी फिर वो भी कीमत बढ़ाते हैं। जब वो कीमतें बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन लेती है, लेकिन उनकी मजबूरी ये फिर वो आगे से धमकी भी ये होती है कि जी हम फ्लोर मिले बंद कर देते हैं। अब देखें इस वक्त जो इनका फाइन आटा जो है वो इस वक्त 11,000 रुपए 80 kg का मिलता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर 11,000 11,500 में वो मिल रहा है तो जब वो तंदूरों पे या बेकरीज आइटम उससे तैयार होगी तो ऑटोमेटिकली 200-250 रुपए में ब्रेड हो जाएगी, और उस वक्त 30 बिल्कुल ऐसे सकते हैं। इसका असर पूरी एक इंडस्ट्री में भी पड़ता है, बेकरी आइटम्स भी पड़ेगा। जहाँ पे आप खड़े हैं तंदूर जितने भी लोग हैं जो तंदूर का काम करते हैं वहाँ पे रोटी बनाते हैं, डेफिनेटली उनको भी मुश्किलात का सामना होगा, आवाम को जवाब देना होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिज़ेब आकाश साहब इस वक्त मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। लिज़ेब, मुल्तान के हवाले से हमें बताइएगा कि मुल्तान में कितनी ज़्यादा हाइक देखने को मिली है, स्पेशली अगर हम आटे की कीमतों के हवाले से बात करें, और कहाँ कहाँ पे आपको इस बढ़ती हुई कीमत की वजह से महंगाई नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया फ्रेंड। इस वक्त बात की जाए तो मुल्तान शहर में इस वक्त आटे की जो किल्लत है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए आम मार्केट की तो आम मार्केट में इस वक्त आटा जो है वो नायाब हो चुका है। चंद जगह पर अगर मौजूद भी है तो वो बहुत महंगे दामों इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है। आटा जो आम मार्केट में है वो 120 से लेके 130 रुपए किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। और अगर बात की जाए सरकारी नरक के हवाले से, सरकारी नरक जो है वो 90 रुपए इस वक्त जो है मुकर्रर किया गया है। हमने गुज़श्ता रोज भी देखा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो उन्होंने जो है चेकिंग भी की है और कार्रवाइयां भी की हैं, लेकिन भी खातिर खां कार्रवाइयां नजर नहीं आ रही है। जखीरा अंदोजों ने जो है इस वक्त आटे की जो है वो किल्लत को मजीद बढ़ा दिया है। अगर फैक्ट्री मालिकान की बात की जाए तो फैक्ट्री मालिकान भी जो है इस वक्त महंगे दामों जो है वो आटा फरोख्त कर रहे हैं। मुल्तान शहर में इस वक्त जो फैक्ट्री मालिकान है वो 15 किलो का जो आटे का गट्टू है वो 1700 से 1800 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर जो है अगर आम मार्केट में बात की जाए तो आम मार्केट में इस वक्त जो है वो आटा 120 से 130 रुपए तक पहुंच गया है। शहरी इस वक्त जो है वो शदीद परेशान है। उनके साथ साथ जो आम दुकानदार हैं वो भी इस परेशानी का शिकार हो रहे हैं। आम मार्केट में जब ग्राहक जो है वो आटा लेने आता है, दुकानदारों के मुताबिक जो है वो जब उन्हें रेट बताया जाता है तो उससे जो है पैसा तकरार और यहाँ तक की लड़ाई झगड़ा तक जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा दिलज़ेब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे सप्तान अली से, ज़ाहिर है डेफिनेटली इसका असर अब बेकरी आइटम्स पर भी आएगा। जब आटा नायाब हो जाएगा तो महंगा मिलेगा, उसके बाद फिर रोटी पर भी आएगा।
तंदूर मालकान से आपकी बात हुई है, वो उनका क्या रद्द अमल है और वो इस वक्त रोटी कितने रुपए की फरोख्त कर रहे हैं? तो बिल्कुल अगर बात की जाए आम रूटीन की, तो रोटी जो है वो 15 से 20 रुपए की फरोख्त की जाती है, लेकिन अब आटे की किल्लत की वजह से जो है वो जो रोटी है इस वक्त 25 से 30 रुपए के दरमियान में रोटी फरोख्त की जा रही है। नान जो है वो पहले 30 रुपए का था और अब मार्केट में जो है वो 35 से 40 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त जो है जो आम दिहाड़ीदार तबका है वो इस जो महंगाई है, आटे की कीमत में इजाफा है और किल्लत की वजह से है शदीद परेशान नजर आ रहा है। हमारी जो है वो जो शहरी है उनसे बात हुई तो उनके मुताबिक उनका कहना है कि आगे ही जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऊपर से महंगाई और ऊपर से ये जो आटे की किल्लत है इसने मजीद जो है वो मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और आटे की कीमत में इजाफा होने से जो दीगर बेकरी आइटम्स हैं। अच्छा दिलजेब, मुझे ये बताइएगा कि हमने लाहौर में भी इस तरह का सवाल किया और मुझे ये बताइएगा कि किसी किस्म का क्रैकडाउन आपको मुल्तान में होता हुआ नजर आया? क्योंकि बड़ा एक्शन लेती है नून लीग की गवर्नमेंट जब भी कोई हाइक नजर आती है या कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो मुल्तान में कोई अभी तक एक्शन हुआ गवर्नमेंट की जानिब से? गुज़श्ता रोज एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई खातिर खा उसके इकदाम नजर नहीं आ रहे। पीरा फोर्स की बात की जाए तो पीरा फोर्स को स्पेशली जो है प्राइस के हवाले से काफी मुतरिक देखा गया था, लेकिन इस वक्त पीरा फोर्स मुकम्मल तौर पर मुल्तान में नाकाम हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको प्रोटोकॉल देने में पीरा फोर्स मसरूफ है और कोई प्राइस कंट्रोल के ऊपर जो है वो इकदाम हमें नजर नहीं आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है सिर्फ और सिर्फ हीटर लगाकर अपने जो कमरे हैं वहां तक महदूद होकर रह चुके हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और कागजी कार्रवाई के बाद जो है बस लोगों को परेशानी का शिकार जो है वो हमने देखा है और जो इंतजामिया है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। और इसके साथ इंतजामिया इस वक्त नाकाम नजर आ रही है, कोई प्लान ऑफ एक्शन गवर्नमेंट का सामने नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच दिलजेब आकाश मुल्तान से हमें डिटेल्स शेयर कर। अब आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद, वहां से महमूद अहमद साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब बताइएगा इस वक्त फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, कितनी कीमत है आटे की, किस तरह फरोख्त किया जा रहा है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? जैसे फैसलाबाद में सर्दी के डेरे हैं, ऐसे ही महंगाई भी कंट्रोल से बाहर है। फैसलाबाद में अगर आटे की कीमतों की बात की जाए तो आटे की कीमत आसमान को बातें कर रही है। अगर यहाँ पे गंदम की प्राइस की बात की जाए तो गंदम फैसलाबाद में 4,500 से लेकर 4,800 रुपये मन बिक रही है। अगर बात की जाए आटे के 20 किलो थैला की तो उसकी जो गवर्नमेंट प्राइस है वो 1,810 रुपये है, लेकिन मार्केट में जो कंपनी रेट है, जो गवर्नमेंट रेट है, उससे कहीं ज़्यादा रेट पे बिक रहा है। यहाँ पे कंपनी का 15 किलो का जो आटा है थैला है वो 2,050 रुपये में बिक रहा है। अगर इसको एक मन पे डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी प्राइस 5,800 रुपये पर मन बनती है। आटा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर की ज़रूरत है। हर घर में हर फर्द ने 2 टाइम का खाना खाना होता है। सालन कुछ भी बन सकता है, अचार के साथ भी खाना खाया जा सकता है, लेकिन रोटी हर घर की ज़रूरत है। लेकिन गंदम की प्राइस अनकंट्रोल होने से आम शहरी परेशान है। जैसा कि 2025 में जो रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसकी रेशो भी बढ़ गई है, महंगाई की रेशो भी बढ़ चुकी है। इसी हवाले से अगर मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो गंदम खरीदने से कासर हैं। जब हमारी फैसलाबाद के शहरियों से बात हुई उनका यही कहना था कि जो गंदम है उसका कंट्रोल रेट जो कि गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है उस पर बेची जाए ताकि आम आदमी भी गंदम खरीद सके। जब मेरी दुकानदारों से बात हुई, दुकानदारों का यही कहना था कि जो गंदम है वो पीछे से महंगी मिलती है। जब हमें पीछे से महंगी मिलेगी तो डेफिनेटली हम आगे भी उसको महंगी रेट पे देंगे। बिल्कुल। IMF की शराइत में इस साल गंदम गवर्नमेंट ने खुद परचेज नहीं की बल्कि लोकल परचेजर ने परचेज की है। इन लोकल परचेजर की गंदम परचेज करने की वजह से जो इस तरह के वाक़यात हैं, जो रेट है वो मनमना हो गया है। पहले गवर्नमेंट खुद परचेज करती थी, उससे किसान को भी फ़ायदा होता था, किसान की गंदम भी मुकर्रर रेट पे बिकती थी। लेकिन इस साल गंदम की जो मुकर्रर रेट है किसान को भी उससे कम रेट पे बेचना पड़ी क्योंकि उसका ख़रीदार नहीं था। गवर्नमेंट जब खरीदती है पूरे रेट पे खरीदती है। इसी तरह अब जो आम शहरी है उसको भी गवर्नमेंट के मुकर्रर करा रेट पे गंदम नहीं मिल रही, जिससे आम शहरी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए, बल्कि
पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गंदम महंगी हो रही है वहाँ पे एक्शन लें, और हमारी जो वफाक है उनको भी चाहिए कि IMF के साथ डील करें, और जो गंदम है वो दोबारा से जो अगले साल हमारी फसल आने वाली है वो गवर्नमेंट खुद परचेज करे, ताकि जो किसान हैं उनको भी उनका मुकर्ररा प्राइस मिल सके, और जो आम खरीदार है, आम शहरी है, ठीक उसको हो गया। भी महमूद यानी कि अहमद फैसलाबाद साहब, में भी थैंक कोई यू सो एक्शन मच प्लान फॉर है। जॉइनिंग और अस। जो महमूद हमारे साथ मौजूद थे फैसलाबाद से, जो कि फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्क की सियासत पर बात कर लेते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान को जो भी दरपेश चैलेंजेस हैं, संगीन कौमी चैलेंजेस जैसे कि दहशतगर्दी है, उस पर बात करेंगे। वो चैलेंज इस पर रियासती इदारों का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, मगर सियासी बयानियाँ एक दूसरे से टकराते दिखाई देते हैं। PGISPR की कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा 2 दिन पहले। उसके मुताबिक दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह वहाँ दहशतगर्दों को मिलने वाला साजगार सियासी माहौल बताया जा रहा है, जिससे सूबाई सियासी पॉलिसियों पर संगीन सवाल भी उठते हैं। दूसरी जानिब रियासत की बात की जाए तो ये भी कह रही है कि तमाम बड़ी दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ जो है वो अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारत की सरपरस्ती हासिल है। तो ऐसे में मेरा सवाल फिर यही है कि इसी सूरत हाल में हमारी जो खारजा पॉलिसी है या सरहदी और दाखिली पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, इसी पर बात करें। बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर साद रसूल साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 80% उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के वाक़यात KPK में होते हैं, और ये वाकई होते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि ये डिबेट जहाँ से ज़्यादा पनप रही है कि वहाँ पे जो सियासी माहौल है वो दहशतगर्दों को साजगार मिलता है, इस वजह से वहाँ पे दहशतगर्दी होती है। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, हम DGISPR साहब के नंबर्स तो डाउट नहीं कर सकते। फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें NACTA, दीगर सिविलियन एजेंसीज भी हैं, सूबाई एजेंसीज भी हैं, बट लेड बाय फौज एंड DGISPR ऑफ कोर्स, उनके पास इंफॉर्मेशन तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो फी सैज के 80% दहशतगर्दी के वाक़यात KP में हो रहे हैं, तो इन नंबर्स को डाउट तो नहीं किया जा सकता। इस बात के ऊपर ज़रूर बहस हो सकती है कि इसकी असल वजूहात क्या हैं। ऑफ कोर्स, जो वो बात कर रहे हैं कि एक टेरर क्राइम नेक्सस है, ये बात तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 20-25 साल से हो रही है। जनरल मुशर्रफ के वक्त से ये वाली बात हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाह KP हो, ख्वाह बलोचिस्तान हो, ख्वाह कराची हो, कराची के ऊपर भी इसमें बड़ी बात हुई माजी के अंदर, इवन पंजाब में बात हुई कि टेररिज्म के लिए जो पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, टेररिज्म के लिए आपको बहुत से अखराजात मुख्तलिफ ब्लैक चैनल्स के थ्रू करने पड़ते हैं। वो अखराजात आप वाइट मनी से कोई बैंक टू बैंक वायर ट्रांसफर करके तो कर नहीं सकते, उनको डार्क चैनल्स के थ्रू करना पड़ता है, ब्लैक मनी के थ्रू करना पड़ता है। तो नेचुरली इसके अंदर एक क्राइम का नेक्सस है। जो क्राइम की प्रोसीड्स हैं वो टेररिज्म की तरफ जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया भर में। अब वो क्राइम क्या सूबाई हुकूमत KP को रोकना चाहिए? क्या उसके ऊपर नेशनल पॉलिसी कोई बननी चाहिए? क्या नेशनल एक्शन प्लान के अंदर वो तमाम चीज़ें सूबाई हुकूमत KP की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या उसके अंदर से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेडरल गवर्नमेंट की थी, जैसे कि बॉर्डर कंट्रोल की जो सिक्योरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्बिट में आती है। इसके ऊपर हम सियासत में, कानून में, सिक्योरिटी के एम्बिट के अंदर बहस कर सकते हैं, लेकिन इस बेसलाइन एजम्पशन के ऊपर या एजर्शन के ऊपर तो कोई ज़्यादा बहस नहीं हो सकती कि टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दीगर सूबों के साथ साथ सबसे ज़्यादा शायद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही हो रहा है। DGISPR कह रहे हैं तो दुरुस्त बात होगी। और दूसरा, इसके ऊपर भी ज़्यादा बहस करनी मौजू नहीं है
कि क्या क्राइम की प्रोसीड्स उसके अंदर इन्वॉल्व है नहीं है। टेररिज्म और क्राइम का सारी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की तरह सारी दुनिया के अंदर एक नेक्सस होता है। तब मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा कि DGISPR ने ये बात की कि जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका गठजोड़ अफगानिस्तान है और मुल्क में दहशतगर्दी हिंदुस्तान की सरपरस्ती में ही हो रही है, तो फिर आप क्या समझते हैं ऐसे में हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? ये बात तो हमें पता है कि टेररिस्ट अफगानिस्तान की सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं जी। ये बात भी हमें पता है कि भारत उन टेररिस्ट्स को अफगानिस्तान की सॉइल से फंड कर रही है, प्लानिंग कर रही है, दीगर इस तरह की चीजें कर रही है जो अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके या किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करते हैं। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। सवाल इफेक्टिवली ये है कि क्या इस वजह से अफगानिस्तान बतौर मुल्क, बतौर कौम, बतौर लोग अफगानी हमारे दुश्मन हैं, या टेररिज्म करने वाले वो लोग जो कि उज़्बेक हो सकते हैं, चेचन हो सकते हैं, दीगर इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के रूट के थ्रू आके पाकिस्तान में माजी में भी टेररिज्म किया। आपको याद होगा APS पेशावर जैसे जो दिलफरोश वाक़े थे, वहां से उसमें भी अफगानिस्तान से लोग आए जिसमें बहुत सारे अफगानी थे लेकिन साथ ही उज़्बेक भी थे, चेचन्स भी थे, दीगर लोग भी थे। तो मेरे ख्याल में बसद एहतराम इसके अंदर तो कोई मज़ायका नहीं ये कहने के लिए कि हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान के अंदर हों, ख्वाह वो अफगानिस्तान के अंदर हों, ख्वाह वो भारत के अंदर हों, ख्वाह वो दुनिया के किसी मुल्क में भी हों। जो शख्स भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए या सहूलतकारी कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है या कैरी आउट कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, और वो दुनिया के किसी मुल्क में भी हो। तो हम ये अब इस्तेहकाक रखते हैं कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें, मिलिट्री का कार्रवाई करनी पड़े तो वो करें, दीगर कार्रवाइयाँ डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल दीगर कार्रवाइयाँ करनी पड़े तो वो करें। लेकिन जहां पे मेरी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है, खासतौर पे डिफेंस मिनिस्टर साहब के उस बयान से जो उन्होंने अब से तकरीबन 2-1 महीने पहले दिया, कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क नहीं है। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया और कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क नहीं है, अफगानी हमारे भाई नहीं है। कम अज़ कम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क नहीं है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ माजी में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ रही जो हमारी कल्चरल एफिनिटी की वजह से थी, जो हमारी ज़बान की, दीन की, मज़हब की, लोगों की इंटरकनेक्टिविटी की वजह से हमारी एक एफिनिटी रही अफगानिस्तान की के अंदर, जो हमने 80s की दिहाई से पहले भी हमारे पास थी, हमारे साथ थी। लेकिन 80s की दिहाई और उसके बाद इवन अमेरिकन वॉर ऑन टेरर के दरमियान में भी पाकिस्तान ने उस एफिनिटी की वजह से अफगान मुजाहिदीन को, अफगान महाजरीन को यहाँ पे रखा भी, उनका ख्याल भी रखा, दीगर भी इस तरह की चीज़ें की, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो कोर पॉलिसी पिछले 70 साल से चल रही है उसमें अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है। आइडियली हमें कोई ऐसी सिचुएशन करनी चाहिए, सिक्योरिटी के ऊपर DGISPR और दीगर लोग इसमें बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बतौर पाकिस्तान का शहरी हमें कोई ऐसी सिचुएशन करनी चाहिए कि हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे एक दुश्मन का सामना ना हो, ना ही हम उसको एक दुश्मन ट्रीट करें। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक हरीफ है, एक ट्रेडिशनल हमारा दुश्मन है भारत, जिसके खिलाफ हम डिप्लॉयमेंट भी करना चाहते हैं, फौज भी हमारी डिप्लॉयड है, दीगर भी हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर अफगानिस्तान हो या ईरान हो, अगर वहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है तो हम उन दहशतगर्द एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान बतौर मुल्क, अफगानी बतौर कौम, ईरान बतौर मुल्क, ईरान बतौर कौम हमारे बरादर ममालिक हैं। हम इनके साथ कंजीनियल ताल्लुकात चाहते हैं। हम चाहते हैं बॉर्डर्स ओपन रहें, यहाँ पे ट्रेड हो, यहाँ से ठीक हो गया। भाई साहब आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद भी कुछ सवालात हैं जो कि हम आपके साथ आते हैं। सो ख़वातीन वज़ात यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद है, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। हम मुल्क की सियासत के ऊपर बात कर रहे थे। बैरिस्टर साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस
एक ही बयानिया है और एक ही जगह पे एक ही पेज पे है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिया से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि वज़ीर आला KP के हैं, कि दहशतगर्दी से सिर्फ पाकिस्तान को क्यों मसला है। ये बयान आपको कहीं इसमें तजाद नजर नहीं आ रहा कि एक सूबे के वज़ीर आला की जानिब से इस तरह का बयान आता है? आपने मुझे सोहेल अफरीदी साहब के 4-5 अल्फाज का एक बयान बताया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। अगर उनका यह कहना है कि दहशतगर्दी बाकी तमाम मुल्कों को एक्सेप्टेबल नहीं है और पाकिस्तान को दहशतगर्दी एक्सेप्टेबल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सोहेल अफरीदी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने बात की होगी, और अगर की है तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वॉर ऑन टेरर में फ्रंट लाइन स्टेट था। हमने 80,000 से ज्यादा हमारे शोहदा हैं जो कि मिलिट्री से हैं, पुलिस से हैं, सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, और इस बात को कोई बेहतर नहीं जानता KP के लोगों से ज्यादा, सोहेल अफरीदी साहब के इलाके से ज्यादा इसको बेहतर कोई नहीं जानता। इस बात के अंदर डिसएग्रीमेंट हो सकता है। मेरा ख्याल है कि मैं नहीं जानता कि सोहेल अफरीदी के आपने किस बयान के पर्सपेक्टिव के अंदर आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सोहेल अफरीदी साहब की जो मैंने बातें सुनी वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। जैसे कि कोई भी ज़ी-शऊर पाकिस्तानी, कोई भी शख्स कैसे दहशतगर्दी के हक में हो सकता है। हाँ, इस बात के ऊपर डिसएग्रीमेंट है कि दहशतगर्दी को कैसे सेटल करना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए। क्या इसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए? क्या अफगानिस्तान से कोई डिप्लोमेटिक चीजें करनी चाहिए? कौन सी चीजें जो सूबाई हुकूमत को करनी चाहिए KP की, जो वो नहीं कर रही? कौन सी चीजें नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो वफाकी हुकूमत को करनी थी वो नहीं कर रही? आपको याद होगा कि APS पेशावर के दिलखरोश वाकये के बाद जो दिसंबर 2014 में हुआ, उसके बाद अर्ली 2015 के अंदर, जनवरी 2015 के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बशमूल PTI और नून लीग और पीपल्स पार्टी सब बैठे। उसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराह बैठे उस वक्त के, और एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। उस नेशनल एक्शन प्लान को टेररिज्म के खिलाफ बनाया गया, जिसके अंदर ऑपरेशन करना उसका एक छोटा हिस्सा है, मिलिट्री पार्ट उसका एक छोटा हिस्सा है। उसके अंदर हमारे निसाब को ठीक करना, एजुकेशन के बहुत सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करती हैं या दहशतगर्दी को फ़रोग देती हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी किसी मुल्क में होती है। लोग अनएम्प्लॉयड हैं, गरीब हैं, गुमराह हैं, गलत आइडियोलॉजी के पीछे चले गए, मदरसों का रिफॉर्म, उसके अंदर बहुत सारे नुकात थे। उस नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, जिसको बाद में 2017 से 19 के दरमियान, मेरा ख्याल है 2019 के अंदर उस रिवाइज भी किया गया, माजरत अगर मैं इसकी तारीख गलत बता रहा हूँ। उस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें मिलिट्री से रिलेट करती थी, ऑपरेशन से रिलेट करती थी, वो तो की गई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। आज भी आपने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा कि हम कितनी जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। तो मिलिट्री एंड काइनेटिक ऑपरेशंस तो होते रहे, मिलिट्री तो अपना काम करती रही, लेकिन जो मुतल्लिका मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने काम करना था, इसके अंदर किसी एक गवर्नमेंट की, किसी एक सूबे की, किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही। मैं 2015 से ऑनवर्ड्स के नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहा हूँ। इस ड्यूरेशन के अंदर नून लीग की हुकूमत रही, PTI की हुकूमत रही, सूबे के अंदर सिंध की हुकूमत रही। इन तमाम चीज़ों के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना किरदार अदा करना था। अगर हम उस रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें, जिसमें तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का भी रोल है, वफाकी हुकूमत का भी रोल है, नेचुरली फौज तो अपना किरदार अदा कर ही रही है, तो मेरा ख्याल है कि यही एक हमारा नेशनल कंसेंसस है कि नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू हम दहशतगर्दी को। अच्छा सर, बात तो हमने कर ली दहशतगर्दी से रिलेटेड कि हमारी क्या नेशनल एक्शन प्लान में क्या कुछ हुआ और मजीद आगे क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा मुज़ाकरात के हवाले से भी बताएगा। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने लीडर नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर PTI को ये पेशकश की थी। अब आपको क्या लगता है, इनका कुछ मुस्तकबिल भी है मुज़ाकरात के हवाले से या नहीं? देखिए, मैं नहीं जानता कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते नहीं करना चाहते, ये तो उनकी पार्टी के लोग बता सकते हैं। लेकिन बतौर पाकिस्तान का एक शहरी मैं इतनी सी गुजारिश करूं कि पाकिस्तान का मेरा ख्याल है हर जी शऊर शहरी यही चाहता होगा कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल गुफ्तो शनीद से निकले, किसी डायलॉग के थ्रू निकले। अगर ये सड़कों पे मारा मारी करके इसका हल निकला, जिस भी तरफ का निकला, अगर सड़कों पे बहुत सारे लोग निकल आए और वो रियासत की ताकत के खिलाफ उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, तो अगर वो लोग जीत गए और खुदा न खास्ता रियासत की ताकत हार गई तो भी पाकिस्तान का नुकसान होगा, और अगर रियासत की ताकत अपने जोर बाजू से लोगों पे हावी आ जाए तो भी पाकिस्तान का नुकसान होगा। हमारी दुआ ये है कि
जो भी इसके अंदर से सोल्यूशन निकले वो सड़कों पे तशद्दुद का सोल्यूशन ना हो, वो मुज़ाहमत का, मुज़ाकरात का, बैठ के बातचीत करने का सोल्यूशन हो, जिससे पाकिस्तान ठीक हो गया। बस सो मच हो जानेगा। बैरिस्टर साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मुल्क की सियासत के ऊपर बात कर रहे थे। ख़वातीन आज़ाद आगे बढ़ते और अब क्रिकेट के मैदानों से आपको एक अच्छी खबर देते हैं। पाकिस्तान ने T20 मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 129 रन का हदफ 7वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग की बदौलत श्रीलंका की टीम 19.2 ओवर्स में 128 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि शादाब खान और मोहम्मद वसीम के हिस्से में हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान ने 36 गेंदों पर 51 रन के साथ शानदार इनिंग्स खेली। साइम अयूब 24 रन बना सके। इसके अलावा PSL की बात करें तो PSL की 2 नई टीमों की नीलामी आज इस्लामाबाद में होगी। नीलामी का अमल जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर आज हम बात बिल्कुल जी, मरकज़ निगाह होगा जिन्ना कन्वेंशन सेंटर और इंतज़ार की जो घड़ियां थी लोगों की वो भी ख़त्म हो जाएंगी। देखते हैं कि अब पहले 6 टीमें थी, अब 8 टीमें होंगी। फैसलाबाद होती है, गिलगित होता है, हैदराबाद होता है, रावलपिंडी होता है, सियालकोट कौन सी टीम होती है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है राना साजिद साहब, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हम शुरू यहीं से करते हैं कल के मैच के हवाले से। अब तो बहुत कम वक्त रह गया है हमारे वर्ल्ड कप में। सही है, अच्छी बात है, हम जीते हैं, श्रीलंका से जीते हैं, कोई ज़्यादा तगड़ी टीम तो नहीं है। आपको हौसला अफजा लगती है परफॉर्मेंस? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान अपने तमाम तर जो मैचेस है वो यहीं पे खेलें। पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये स्टेडियम वो नहीं है डिमोला का जहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस हैं, लेकिन कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो आपने कहा कि बहुत तगड़ी टीम नहीं है, लेकिन श्रीलंकन अगर हम बात करें स्पिन अटैक की, तो आपने देखा कल हमारी 4 विकेट्स फिर भी गिर गई। इवन दो कि हमने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, साहिबजादा फरहान की जो इनिंग्स थी बहुत क्रूशियल थी और पाकिस्तानी बॉलिंग ने बहुत जबरदस्त जो है परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब यहाँ पे मैटर ये करेगा कि पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, जो कि फॉर्म में नहीं है, उस पर आप स्पेशली बात करें। नीचे आगे जिस तरह उस्मान खान स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और इसी तरह नीचे जिस तरह आपने इब्रार अहमद को चांस दिया, आप चाहे ख्वाजा नाफे को यहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस करवाते तो फिर क्या आपके पास होता, मतलब एक उनको भी आप चेक कर लेते तो ये चीजें ज्यादा बेहतर थी। लेकिन चले पहला मैच था, इसमें पाकिस्तान को अपनी फतह को यकीनी बनाने के लिए सारी चीजें करनी थी। और शादाब, आप ठीक है कभी कमजोर टीम या वीक टीम के खिलाफ तो करते हुए आप अगर जीत जाएंगे कवर हो जाएंगे, लेकिन कल को आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, फिर आपको डिफरेंट जो है इसका रिजल्ट भी नजर आएगा। आपकी एक गलती जो होती है ना, वो फिर आपका पूरा मैच का पांचा पलट सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कैप्टनसी उस म्यार में होनी चाहिए जहां पे गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। और सलमान अली कोई नए कैप्टन नहीं है, मतलब ठीक है उन्होंने बड़ा ये 25 का ईयर था, बड़ा अच्छा रहा। इसमें कहो कि हमने चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप जीत नहीं सके, लेकिन ओवरऑल हमारी जो T20 परफॉर्मेंसेस ठीक रही हैं। लेकिन उसमें अगर अब आगे 26 का आगाज है, वो हमने पहला मैच तो जीता, लेकिन आगे वर्ल्ड कप है, उसमें अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राना साजिद कि अब ये चीज़ है, पॉइंट ऑफ कंसर्न तो है ही कि कप्तान की जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरह से हो रही है। आगे भी इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट होगी यकीनी तौर पर। मुझे शादाब के हवाले से बताइएगा, उन्होंने कम बैक करने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, फिर मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। आप उनकी परफॉर्मेंसेस को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि कम बैक करने के बाद वो एक अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं ऑलराउंडर के तौर पर भी? डेफिनेटली देखिए, उनको एक एतमाद पहले से दिया गया था कि वो चाहे जब भी फिट होंगे वो वापस पाकिस्तान टीम में आएंगे। जब आपके पास इस तरह की श्योरिटी होती है ना कि आपको ड्रॉप नहीं किया जाएगा, आप फिट है, आप परफॉर्म करें या ना करें एक अलग मैटर होता है, लेकिन आपकी ये श्योरिटी हो कि आप टीम का हिस्सा बनेंगे। आप देखिए, आपको सुफियान मकीम हो या फिर दीगर जिस तरह उस्मान तारिक को अपने बेंच स्ट्रेंथ पे बिठा देते हैं सिर्फ शादाब खान की वजह से, तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेस आती हैं। और इससे बेहतर ये हुआ कि शादाब खान BBL में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, थोड़ा सा उनको जो है वहां की कंडीशंस और अपने आप को रिदम में लाने के लिए जो है अच्छा साबित हुआ। तो आई थिंक सो कि एक्सपीरियंस भी है और साथ साथ अब उनको जिस तरह कॉन्फिडेंस है। मैं देख रहा था कल जैसे उस्मान खान के साथ आके उन्होंने बाद में आके रन जो है वो 18 बना लिए और उस्मान खान अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे थे। तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वो काउंट करता है। लेकिन आप एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ये मत बोलिएगा कि आप अगर किसी का हक या किसी को जो है वो क्रॉस करके इस तरह से आएंगे, वो भी चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि टैलेंट और एक्सपीरियंस दोनों को जो है वो ले चला पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि शादाब खान, क्योंकि हमने माजी में भी देखा शादाब खान जब भी परफॉर्म करते हैं
तो वो छोटी अपोजिशन के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ। श्रीलंका को भी मैं मोर और लेस छोटी इस वजह से कहूँगा कि हाल में उनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है पिछले 5-6 साल में, अदरवाइज श्रीलंका ने तमाम तर बड़े इवेंट्स जीते हुए हैं। सो अब मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना या फिर वर्ल्ड कप में तमाम बड़ी नेशंस के खिलाफ खेलना कितना बड़ा चैलेंज होगा शादाब खान के लिए? अगर वो वहां पे एक दफा फिर एक्सपोज हो जाते तो उनके ऊपर तो फिर पक्का टैग लग जाएगा कि छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, बड़ी के खिलाफ एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज उसने बड़ी जो है इम्पैक्टफुल रहेगी कि श्रीलंकन कंडीशन में जो है स्पिनर्स के लिए डेफिनेटली जो है वो सपोर्ट मिलती है। और वो आपने कल भी देखा पाकिस्तान की, इवन मैं वही बात कर रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग को भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। इवन ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, टोटल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हमने 4 विकेट की। तो यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली शादाब खान की बात करें तो नो डाउट कहीं ना कहीं अगर उनके वही बात है कि कैप्टन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जब उनको रन पड़ने लग जाएंगे आपको पता है पूरी चेंज कर दिया जाता है, मतलब ये भी बड़ा जो है पहलू उसको काउंट किया जाता है। लेकिन अगर वो अपने आप को जो है वो उस अंदाज से लेके चलते हैं कि जहां पे उसको पता है कि यार बैटिंग एंड से अपनी बॉलिंग एंड से वो अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर करते, फिर कहीं ना कहीं वो एडजस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज वही बात है कि एक ओवर भी जो है वो T20 आए में तो मैच का पांसा पलट देता है। तो शादाब खान नो डाउट एक्सपीरियंस भी है, उनको पता भी है। और अब अगर आगे ये चीजें होंगी, मतलब जहां पे आप कहेंगे कि 1 मैच आदमी हो जाएगी, 1 मैच में जो 1 ओवर में जो है वो आगे चेंज कर लिया, तो फिर डेफिनेटली शादाब खान के पास पीछे बचेगा कुछ नहीं। और आई थिंक अभी जिस तरह के मोस्ट एक्सपीरियंस और सीनियर तरीन प्लेयर्स भी हैं इस वक्त टीम में फखर जमान के बाद, तो आई थिंक उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी भी बढ़ती है और कैप्टन के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है वो किस अंदाज से उनको यूटिलाइज करते हैं। सही। और इब्रार के हवाले से बताइएगा, उनकी भी परफॉर्मेंसेस अभी बिल्कुल गैर मामूली हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं, आगे चलकर वो टीम के लिए कितने अहम साबित हो सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे सबसे अहम चीज यही है कि आपके पास देखिए स्पिन ऑप्शंस कितने हैं। जिस तरह इब्रार अहमद है और मोहम्मद नवाज हैं, उस्मान तारिक को आपने बेंच पे रखा हुआ है। आप इसमें रोटेशन पॉलिसी के ऊपर जाएंगे, आप इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फिर अकॉर्डिंग टू टीम्स, आप जाहिर है आपके अगेंस्ट कौन सी टीम खेल रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर आपको जो है इसका इम्पैक्ट नजर आएगा, क्लियर आएगा कि आपने कहाँ पे किस प्लेयर को किस टीम के अगेंस्ट उतारना है मैच में। तो वो बड़ा जाहिर है वो इम्पोर्टेंट होगा। उस अंदाज से जो है परफॉर्मेंस बेहतर भी होगी। अगर आप कंटिन्यूअसली जो है एक ही प्लेयर के ऊपर जो है वो प्रेशर भी डालेंगे या उसी को जो है वो वर्कलोड का भी शिकार करेंगे, फिर थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर होती है। लेकिन गुड चीज ये है कि पाकिस्तान के पास इस तरह साइम अयूब ऊपर से आके जो है वो बॉलिंग करती हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। नवाज की बॉलिंग मतलब कल उस तरह से इम्पैक्टफुल नहीं रहे, लेकिन एक अच्छा स्पिनर के तौर पे वो मौजूद हैं। फिर उस्मान तारिक है और इब्रार अहमद, शादाब खान, 5-6 स्पिनर्स की जो है ऑप्शन बन जाते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए जो है इस वक्त जो है अगर स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट की बात करें तो परफेक्ट है। बस ये कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये डिपेंड करेगा। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने यूटिलाइजेशन की बात की है, अब अब्रार अहमद आपका फ्रंट लाइन स्पिनर है। हम देखते हैं आप अफगानिस्तान में राशिद को ले लीजिए, श्रीलंका में आप तिक्षाना को या फिर हसरंगा को देख लीजिए, आप अपने पड़ोस में चले जाइए तो वहाँ पे कुलदीप को देख लीजिए। तो जो ही पावर प्ले खुलता है तो वो 6वां या 7वां जो ओवर होता है, 7वां बैग पार्टन, वो अपने स्पिनर को देते हैं। हमारे यहाँ हमने देखा है कि अजीब व गरीब सा सिचुएशन चल रही होती है कि आपका जो टॉप लाइन स्पिनर है, फ्रंट लाइन स्पिनर है, जिसने 3 विकेट्स आते हुए लिए, वो 12वां ओवर कर रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है? सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है ना, असल प्रॉब्लम यही आ रही है। मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इससे कबल आपने जिस तरह कहा जी, आप साइम अयूब को आपने कल फिर क्यों नहीं लेके आए स्पिन करने के लिए? आप तो उसके सर्कल में भी आप उससे ओवर करवा लेते हैं। आपकी जो है मेंटल जो है वो सलमान अली आगे उसकी समझ नहीं लगती कि कहाँ पे जाके किसको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप किस अंदाज से जो प्लेयर्स को लेके चलते हैं। अब कभी जो है आप खुद भी बॉलिंग करने के लिए आ जाते हैं, फिर इब्रार को आप अगर 12वां ओवर दे रहे हैं तो कल आप देखें हसरंगा ने जैसी पावर प्ले खत्म हुआ वो आया, उसने पाकिस्तानी जो है वो बैटर के लिए मुश्किलात खड़ी की है। मतलब ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज वो कैप्टनसी है कि आप अपने नंबर्स को कैसे यूज करेंगे, आप अपनी जो है स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करेंगे। आप चाहे वो जो है बॉलिंग में है चाहे बैटिंग में है, दोनों एंड में आप अगर नंबर ऑर्डर चेंज करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, कभी कभी ये अच्छा भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली अगर आपको इसको लॉस उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, फिर जहाँ प्रॉब्लम आती है। और एट द एंड वही चीज है कि अगर आप जीत जाते हैं फिर ये चीजें कवर हो जाती है। लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे कबल भी सलमान अली की कैप्टनसी में यही चीजें होती हैं। आपने देखा बहुत से ओवर्स ऐसे हमने देखे हैं कि
कभी कभी तो पूरा पूरा जो है वो 4 ओवर्स पड़े होते हैं, उस पेसर को या उस जो है वो स्पिनर को ओवर नहीं मिलते और उसी से ओवर करवा दिया जाता है जिसको ऑलरेडी जो है वो रन पड़े होते हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर सलमान अली आगा को डेफिनेटली सोचना भी होगा और उनके साथ जो मैनेजमेंट है उसको लाजमी तौर पर इसके ऊपर वर्क करना होगा कि हमें यूटिलाइज अपने कैसे करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी आज के हवाले से भी बात कर लेते हैं, जो कन्वेंशन सेंटर में होना है, थोड़ा सा बताइएगा क्या लग रहा है आपको? 10 बिडर्स के हवाले से भी चीज़ सामने आ रही है कि 10 बिडर्स हैं और कौन सी टीम सिलेक्ट होगी, कुछ आपकी प्रेडिक्शन इस हवाले से? अब मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो आज के हवाले से जो बात लग रही है ना, एक तो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक संग मील का दिन है कि अगले जो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए ये बिडिंग होने जा रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद है कि आप ही के प्रोग्राम में बात की थी, अली तरीन की जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी कि आप यहाँ पे दो एंड है कि आपने देखे अगर उनको निकाला था तो क्यों निकाला, अगर आपने उनको फिर बिडिंग में शामिल किया तो क्यों किया। मतलब वो तो हमारी ना एक पीसीबी के ऑफिशियल के साथ एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें मैं इस वजह से ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं उनका नाम ले सकता था लेकिन नहीं ले सकता। उन्होंने कहा जी कि बड़ा प्रेशर है हमें, सियासी हवाले से भी, पॉलिटिकली भी बड़ा प्रेशर है और अली तरीन के साथ हमने मामलात इसी वजह से डन किए हैं कि ऊपर से सिफारिश बड़ी आती है और इस वजह से वो बिड में भी शामिल होंगे। तो फिर सर निकालने नहीं चाहिए था ना, प्रेशर तो फिर था तब जब वो 2.5 लोग, कोई बात है कि 2.5 लोग अगर लीग को चला रहे थे पीएसएल, कभी भी वही 2.5 लोग है। अगर आपने फिर उन्हीं के साथ मतलब चलना है तो फिर आप इस तरह की स्टेटमेंट ना देते। मतलब अगर आप लॉस में जा रहे थे ठीक है, कोई बात नहीं, कारोबार में बिजनेस में नुकसान होता है आप छोड़ देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन अब आपने इतनी सारी वो चीजें करने के बाद, जब वो कहते हैं लीग की साख को मुतासर करने के बाद आपने जो है वो उसको विड्रॉ किया, तो फिर वो क्वेश्चन रेज होता है। अब अगर आके वो देखें अगेन जिस तरह पिंडी बॉयज का नाम वो ले रहे हैं कि जी मेरी विश है कि पिंडी बॉयज आ जाए, तो अगर वो टीम ले लेते हैं तो इट्स मीन कि ये क्या होगा फिर कि कल को आके एक एग्जांपल भी सेट हो जाएगी। प्रेशर तो नो डाउट पाकिस्तान में आपको पता है मोस्टली चीजें इसी तरह होती है, वो चाहे टीम के अंदर एक प्लेयर को भी इंटर करना होता है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, कुछ भी हो। तो फिर कल अच्छा राना साहब, ये जो आपने पिंडी बॉयज का जिक्र किया, एक और ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं आप अली तरीन साहब की, तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से प्लेयर्स के ऊपर एक पाबंदी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोड ऑफ कंडक्ट को सामने रखते हुए कि वो किसी भी बोर्ड के हवाले से बात नहीं कर सकते, बोर्ड के डिसीजन के हवाले से बात नहीं कर सकते। अब अली तरीन के स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ तो छोड़िए, इंडिया में एक कोर्ट होते हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि इनका एक अपना ऑनर इस तरह की बात करता है। सो अली तरीन को तो आप मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा, लेकिन तमाम तर जो टीम ऑनर्स होंगे जो 8 के 8 होंगे, इनके लिए कोई नया कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए कि ये ट्विटर पे जाके या फिर किसी टीवी चैनल पे जाके अपने तई कोई बयान नहीं दे सकते और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफर नहीं कर सकते क्योंकि उससे हेडलाइन बनती है, स्पेशली हमारे पड़ोस में? डेफिनेटली ये देखिए, ये एक ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसके ऊपर आपको जो है वो अग्री करना पड़ता है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और यही बात जब ये चीजें सामने आई थी तो ये चीज क्लियर हुई थी कि ताहयात आपको बैन किया जाता है, मतलब आप किसी भी जो है वो जो है और फ्रांसिस को ले भी नहीं सकते। तो वंस अगेन अगर आप किसी फ्रांसिस को लेते हैं इट्स मीन तो फिर यही समझ लगे कि जो पावरफुल है वो किसी भी वे से आ सकता है। और इसमें अदर देन दिस लाहौर कलंदर है या फिर कराची किंग्स है, पेशावर, इस्लामाबाद, जो भी टीम्स शामिल है, तो उनके माइंड में भी चीज आएगी ना कि मतलब कि हम लोग जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, जो इतना स्ट्रगल करते हुए चल रहे थे, मतलब अपने लॉस में प्रॉफिट में हर टाइम पे खड़े रहे हैं, तो हमने कभी जुबान नहीं खोली या हम अपनी क्रिकेट को इस तरह से प्रमोट करते रहे। नॉट अली तरीन ने, मुल्तान सुल्तान ने क्रिकेट को प्रमोट किया है, मैं इस चीज से मतलब डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जब इस तरह की इश्यूज रेज होते हैं तो फिर अगले के माइंड में भी आती है। तो आई थिंक ये एक ऐसी टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए जो नए 2 बिडर्स भी आएंगे उनके लिए भी और जो 8 टीम्स हो जाएंगे इसके बाद उनके लिए भी, ताकि कोई कल को ज़ाहिर है क्वालिटी क्रिकेट यहाँ पे हो रही है, इसको तो सब लोग एडमायर कर रहे हैं, आईपीएल छोड़ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इसके बाद जो है जिस अंदाज की यहाँ पे जो एक परफॉर्मेंसेस देखने मिलती हैं, तो इसमें कोई ऐसा जो है वो लूप होल नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी उठ के बात करे और उसमें बाद में आप सियासी प्रेशर कह लें या कोई और प्रेशर कह लें कि उसको कवर करने के लिए बात की जाए, तो ये आई थिंक सो अच्छा साइन नहीं है। अच्छा राना साजिद, अभी आपने बात की ना आईपीएल के हवाले से, तो मुझे वो बात याद आ गई। अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह की महाज में, जंगी महाज में किसी भी मुल्क को शिकस्त होती है तो इस तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें वो हालात दूसरी कंट्रीज के साथ अपने नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत हमने देखा है कि वो नहीं बाज आता अपनी छोटी हरकतों से, छोटी सोच से, अपने ओछे हथकंडों से। अब बांग्लादेश के हवाले से वो तो कह दिया उन्होंने कि वो नहीं खेलेंगे, क्या मुस्तकबिल आपको फिर नजर आ रहा है? अच्छा, इसका मुस्तकबिल बड़ा क्लियर है और मुझे ये बड़ी ओपनली मैं बात कहना चाहूंगा कि आईपीएल, जिसे आप चाहे जो भी इसका एब्रिविएशन करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आईपीएल स्टैंड फॉर इंडियन प्लेयर लीग होने जा रही है। इसमें सिर्फ इंडियन प्लेयर ही खेलेंगे
ओवरसीज प्लेयर अफगानी भी होंगे सर। वो नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, अपनी टीम्स खेलेंगे। क्योंकि आपने देखे, आप एशिया आपका तकरीबन ऑलमोस्ट सारा, आप अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उसके बाद श्रीलंका के 2-1 प्लेयर होंगे, वो भी आस्ता आस्ता स्किप हो जाएंगे। और इसी तरह जो कि आपके ओवरसीज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जो कि अब टीम के साथ ज्यादा जेल होना पसंद करते हैं, अपनी नेशनल टीम के साथ, और वो प्लेयर जो कि जस्ट लीग्स में है, वो कहीं ना कहीं मतलब एडजस्ट करते हैं, चले जी इकोनॉमी के एंड में और इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज अब भारत को समझ जरूर आएगी कि मैं सुन रहा था कि जी अब बीसीबी की क्या बात है कि उनको क्यों जो है न्यूट्रल वैल्यू दी जाए। पाकिस्तान होता तो फिर बंदा सोच भी लेता जिस तरह पाकिस्तान ने किया, लेकिन अब ये चीज क्लियर हो चुकी है। आप भाई किसी के साथ भी इस तरह नहीं कर सकते। आप चाहे मतलब क्रिकेट अगर आईसीसी को भी इवन इन फ्यूचर जो है अपने इवेंट रखने के लिए जो है वो सोचना पड़ेगा। मोइन अली ने बड़ा क्लियर कहा, इंग्लिश ये मतलब उनका तो कंसर्न नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप वीजा इश्यूज देख लेंगे, जो कि पाकिस्तान के बोर्न प्लेयर हैं या कोई भी इस तरह का प्लेयर है, उसके लिए वीजा इश्यूज आ रहे हैं। अगर अमेरिकन टीम में शामिल है, ओमान में है, यूएई में है, तो ये चीजें जब इस तरह से ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े शामिल हैं और इस हवाले से मेरे ख्याल वीजा इश्यूज आएंगे। मुझे क्योंकि अब ये बात निकल पड़ी है तो मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ। राना साहब, 1996 में ये मसला स्टार्ट हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने ऑप्ट आउट किया था श्रीलंका जाने से, और उस वक्त से लेके फिर 2003 में जिम्बाब्वे नहीं खेलने गए थे आपके इंग्लैंड की टीम, इसी तरह से जिम्बाब्वे वाले इंग्लैंड में नहीं खेले थे। उस वक्त पॉइंट्स फोरफिट होते थे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त आया तो फिर 2025 से लेके 27 तक आईसीसी ही वहां पे शामिल था। वो एग्रीमेंट करवाया गया था कि पॉइंट फोरफिट नहीं होंगे, न्यूट्रल वेन्यू मिलेगा पाकिस्तान को और इंडिया को। सो पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक और कानून है, बांग्लादेश के लिए ये है जी कि आपको मैच फोरफिट कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी यहाँ पे थोड़ा सा धमकी देनी चाहिए कि अगर बांग्लादेश के पॉइंट फोरफिट होंगे तो हम भी शिरकत नहीं करेंगे? 30 सेकंड में राना साहब जवाब दीजिएगा, टाइम थोड़ा सा कम है। मेरे ख्याल से अभी इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पॉइंट्स वाली जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर अभी हतमी जो है वो चीजें फाइनलाइज नहीं हुई, और आईसीसी के ऊपर भी जो है अभी तक जो है इसके ऊपर जो है फाइनल कंसर्न नहीं किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें डेफिनेटली बनती हैं, और आई थिंक सो को आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाली, वो कहीं ना कहीं मौजूद भी है। वो मोहसिन नकवी साहब जो है मौजूद एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत कर रहे हैं, तो वो चीजें नजर भी आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से उसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। सही, थैंक यू सो मच। राना साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन डिटेल डिस्कशन हम कर रहे थे चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब आपको ले चलते हैं लाहौर, जहां पर लाहौर में पैदा होने वाली कोकब सरवर एक बाहिम्मत और मुतासर कुन पाकिस्तानी खातून है, जिन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया और खेल दोनों मैदानों में अपनी पहचान बनाई। वो एक मारूफ मल्टी नेशनल कंपनी में हेड ऑफ डिज़ाइन स्ट्रेटजी के तौर पर काम कर रही हैं, जबकि साथ ही रनिंग और साइकिलिंग जैसे खेलों में भी वो सरगर्म अमल नजर आती हैं। कोकब सरवर हाल ही में सीवीयू आलमी मैराथन में बतौर रनर शरीक हुई और खवातीन की मैराथन में 1 घंटा 53 मिनट 57 सेकंड्स के साथ दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की। कोकब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दुनिया के 6 बड़े मैराथन्स में 5 मैराथन्स में से 5 जैसे कि लंदन, शिकागो, बर्लिन, न्यूयॉर्क और टोक्यो में भी हिस्सा ले चुकी हैं। इसके साथ साथ एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में भी मुल्क की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, और आज वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है कोकब, जो कि लाहौर में पैदा तो जरूर हुई लेकिन कराची में रहती हैं, और सीवीयू में उन्होंने ये मैराथन में हिस्सा लिया जो कि आलमी मैराथन थी, इंटरनेशनल मैराथन थी। कोकब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं ये सवाल तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपने माशाल्लाह से वहाँ पे दूसरी पोजीशन हासिल की, उसके हवाले से गजल भी सवाल करेंगी, मैं भी करूंगा। मेरा सवाल ये है कि हमने देखा है कि इन दिनों में पिछले अगर 1-2 साल की बात की जाए तो रनिंग क्लब्स हो गए, चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। लोग रनिंग की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी कम्युनिटी अब रनिंग की तरफ जा रही है। इस नई डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखती हैं एज ए रनर? सलामुअलैकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कम्युनिटी किस तरह से ग्रो कर रही है, और एक्चुअली ग्रो कर भी रही है ये नहीं, तो इसका बहुत पॉजिटिव आंसर है कि यस, कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है रनिंग की। और चाहे कोई भी हेल्दी एक्टिविटी ले लें आप, रनिंग है या साइकिलिंग है, इवन जिमिंग है, लोगों को अब स्पोर्ट्स की काफी हद तक अवेयरनेस हो रही है। एक टाइम था जब हमारी लोगों के लिए सिर्फ क्रिकेट ही एक अच्छी या जानी पहचानी स्पोर्ट्स थी। अच्छी बात है, आज भी हम क्रिकेट को उसी तरीके से, हमारा क्रिकेट लव है, बट अदर देन क्रिकेट भी
फुटबॉल ले लें, रनिंग ले लें, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, साइकिलिंग ले लें, इसमें हमारे लोग बहुत ज़्यादा अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी जितने इवेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी हद तक अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। सो आई थिंक लोगों का बहुत अवेयरनेस है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना, जो कि उनकी नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ में उनको हेल्प करती है बल्कि आई थिंक उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। सो यस, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स स्पेसिफिकली आफ्टर द कोविड Yes. इस कम्युनिटी ने बहुत ग्रो किया है और पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में उसी तरीके की नुमाइंदगी है, जो कि आई थिंक बहुत पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। सही। अच्छा कोकब, जिस तरह से मैं अपने इब्तिदा में बात करी थी कि आपने कॉर्पोरेट दुनिया और खेल दोनों में ही अपनी पहचान माशाल्लाह से बनाई है, तो व्हाट काइंड ऑफ रूटीन डिड यू फॉलो, क्योंकि आप मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस करना? हाँ जी, बिल्कुल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये जितनी भी रनिंग या साइकिलिंग ये मेरा पैशन है, ये मेरी हॉबी है। प्रोफेशनली तो मैं एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ, इसका मतलब है कि फुल टाइम मुझे वहाँ पे भी अपना टाइम देना होता है, मैं वहाँ पे फुल टाइम वर्किंग हूँ। सो अगर मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी बहुत सारी लग्जरियस लाइफ को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं अपने इस पैशन को फॉलो करने के लिए मेरे लिए सबसे बेहतरीन टाइम है सुबह का। सो फजर के फौरन बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो अब गर्मियों में ऑब्वियसली टाइम डिफरेंट होता है, सर्दियों में कुछ डिफरेंट, जैसे आजकल सर्दियों का सीजन है तो 5:45-6 बजे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वो अच्छा। जितनी भी मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है वो मैं अपने काम पे जाने से पहले उसको मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा करना। तो बिल्कुल फिजिकली थोड़ा टायरिंग हो जाता है, फटीग्ड हो जाता है, बट अगेन बात वही है कि अगर आप किसी भी पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो फिर वो आपको फटीग या टायर्डनेस भी एक मजा देने लगती है, क्योंकि आप हर रोज अपने लिए कुछ टारगेट सेट कर रहे होते हैं, कुछ गोल सेट कर रहे होते हैं और जब एंड ऑफ द डे आप उन गोल्स को मीट कर रहे होते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल ही कुछ और होता है। सो मुश्किल है, टफ है, लेकिन आई वुड से कि बहुत मजा भी है इसके अंदर, बहुत फन भी है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है और मुझे वही चीज एंड ऑफ द डे बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा क्योंकि मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ हज़ारों रनर्स थे जिन्होंने सीवी पर रनिंग का आगाज़ किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फिनिश लाइन तक बहुत कम पहुंचते हैं। आपने माशाल्लाह से दूसरी पोजीशन हासिल की। आपने मुझे आपसे ये सवाल करना है कि वो जितने भी रनर्स थे, इस वक्त बहुत सारे लोग आपको सुन भी रहे होंगे, वो किस तरह से अपनी एनर्जीज़ को डबल कर सकते हैं? जिस तरह से आपने अपनी ट्रेनिंग की है, आपने अपनी रूटीन बनाई है कि सुबह फजर के बाद आप प्रैक्टिस करती हैं, अपनी रनिंग को इनहेंस करने के लिए आपको रोज़ रनिंग भी करनी होगी, तो कुछ चीदा टिप्स उनको भी बताइए ताकि वो रनर्स भी कम से कम जो फिनिश लाइन है उस तक तो जाएँ और उसके बाद फिर आगे पोजीशन की तरफ चले जाएँ कि टॉप 10 पे जाना है, टॉप 3 में जाना है, इस तरह करके तो अपनी रनिंग को इनहेंस कर सकते हैं वो। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले इस रेस का पर्टिकुलरली बता दूं, ये थी हमारी कराची मैराथन, जी। जो कि तीसरा एडिशन था इस साल कराची मैराथन का, और ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड एक रेस है, जिसका मतलब ये कि इस रेस में हिस्सा लेने का इस इक्विवेलेंट टू जैसे हम लंदन की एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं या न्यूयॉर्क में हिस्सा ले रहे हैं। और फुल मैराथन का डिस्टेंस होता है 42.2 किलोमीटर और हाफ का होता है 21.1 किलोमीटर। मैंने जो फुल मैराथन की हुई है, इस वाली पर्टिकुलर में मैंने हाफ में हिस्सा लिया था और मेरी सेकंड नहीं, मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। ओके। अदर देन दैट आई थिंक पोजीशन से ज्यादा मेरे लिए ज्यादा इंकरेजिंग जो था, जो मैं आपके सवाल से लिंक करूंगी, वो थे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को कराची में इस तरह से दौड़ते हुए देखना। तकरीबन 6 से 7 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। आई थिंक हमारे कंट्री के लिए एक बहुत खुशाइन बात है कि इतने सारे लोग उस रेस को में हिस्सा लेने के लिए आए थे। जो दूसरा आपके सवाल का हिस्सा है कि किस तरह से फिनिश लाइन तक पहुंचे, बिल्कुल आपने सही बात की है। जरूरी नहीं है कि आपको इनिशियली ही टॉप 10 में या टॉप 3 के अंदर आना है। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे इस रेस को खत्म करना है। उसके लिए आई थिंक जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कोई भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट भी है, चाहे फुटबॉल है, चाहे रनिंग है, जिम जा रहे हैं, you need to be consistent. You have to wake up every other day and hit the ground. उसके अलावा कंसिस्टेंसी के अलावा मुझे लगता है कि आपका अच्छा खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे खाने से मुराद मेरा ये नहीं है कि कोई महंगा खाना, अच्छे खाने से मुराद है साफ सुथरा खाना, कम ऑयली हो,
मसाले कम हो, ताकि उससे बेनिफिट आपको ज्यादा हो जितना आप साफ सुथरा खाना खाएं। अच्छा और कोकब, तीसरी, जिस तरह से सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं चाह रही थी चूंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा वक्त कम है तो आपसे ये चीज़ लाजमी पूछूं। अभी तो हसनैन ने जो आपसे सवाल किया वो तो उन रनर्स के लिए था कि उनके लिए क्या चीदा निकात होने चाहिए कि वो भी आपकी जो एक लाइन है उस तक पहुंच सकें, लेकिन व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू दोस, शायद किसी हद तक हमें भी बीच में आप इंक्लूड करें, हु आर नॉट इनटू द फिटनेस, जो फिटनेस की शायद उस चीज़ से बिल्कुल ही दूर हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी? मेरा सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा ही मैसेज होगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस अगेन उसके अंदर नहीं है, कि हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको हेल्दी होना चाहिए। अब हेल्दी होने के लिए ये चॉइस भी आपके अपने पास ही है कि आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इन माय व्यू आई थिंक यू शुड एक अच्छी जिंदगी, एक हेल्दी जिंदगी गुजारेंगे जितना उतना लंबा भी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के बाद आई थिंक यू कैन हैव। सो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि ये मुश्किल है, ये मुझसे हो नहीं सकता, आपको बस एफर्ट करनी है। और एफर्ट क्या करनी है, हर रोज आपको चाहे 10 मिनट की वॉक है, चाहे 15 मिनट की वॉक है, आप शुरू करें। कहीं ना कहीं वो आप एक स्टार्टिंग पॉइंट लें। अब मतलब कि आप ये कहना चाह रही हैं कोकब कि स्मॉल स्टेप से स्टार्ट किया जाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आगे बढ़ाइए और उसके बाद आप मैराथन में भी शिरकत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कोकब फॉर जॉइनिंग अस। कोकब हमारे साथ मौजूद थी जो कि अपनी जर्नी के हवाले से भी थोड़ा सा हमें भी वो इंकरेज करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। आज हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि आप हमारे माशरे में देख रहे होंगे कि हम बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, और ये इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हमें सुसाइड करने पर भी मजबूर करती है। आप लाहौर की मिसाल ले लीजिए, आए दिन आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या फिर पूरी दुनिया से इस तरह के मसाइल नज़र आ रहे हैं। स्पेशली कल भी हमने इसके हवाले से बात की थी जिस तरह से जेंजीज़ की बात की जाए तो उनमें तो ये इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। सो इसकी वजह क्या है कि हम इस तरफ जा रहे हैं, हम मेंटली तौर पे या फिर जिस्मानी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर स्टेबल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इस पे आज बात करेंगे। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में मोहतरमा आतिफ़ा एहसान साहब मौजूद होंगी जो कि एक मुमताज़ कॉर्पोरेट लीडर भी हैं, साहिबा, और एक मारूफ HR चेंज मेकर भी हैं जो कि जिस भी इदारे में होती हैं काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंज भी किए, और उनसे ये गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, और इन स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं आतिफ़ा एहसान साहब भी आपके वक्त के लिए। सबसे पहले टू स्टार्ट विद कि जिस तरह से हमने देखा है अपने माशरे में ये इस तरह की इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इस तरह की वजूहात के पीछे आपको क्या वजह नज़र आई आपकी रिसर्च के मुताबिक, और आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगी एक टेम्प्रेरी स्ट्रेस को या फिर एक मेंटल हेल्थ इशू जो किसी भी पर्सन में होता है? देखिए, ये बड़ा हमारे सोसाइटी का इस वक्त बहुत एक अलार्मिंग एक सिचुएशन बनी हुई है, और एक बड़ा ये इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा इशू है जो बन चुका है। इसमें मैं सिर्फ सबसे पहले तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट जेन ज़ी। ये अगर आप देखें आए दिन आपको खबरों में नहीं ये पता चल रहा होता कि 4 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। एग्जैक्टली। तो इसमें हाँ, माँ ने छलांग लगा दी, बाप ने अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, या बच्चों के वो अखराजात नहीं पूरे कर पा रहा। तो जब आपको एक माशरे में किसी भी इंसान को जब एक डेड एंड नज़र आता है तो वो उस डेड एंड के आगे मजबूर होके वो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। कोई भी चीज़ ज़ाहिर है जस्टिफाइड नहीं होती, हर चीज़ के पीछे बहुत से मुहर्रिकात होते हैं, बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सी रीजंस होती हैं। आप किसी भी एक चीज़ को पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करके हम नहीं कह सकते कि दिस इज़ द रीज़न। लेकिन हाँ, अगर हम मेन फैक्टर्स की बात करें तो आपका सोशल मीडिया सबसे बड़ा इस वक्त रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह इंस्टाग्राम को आप अगर यंगस्टर्स की अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि जेंजी, अगर हम जेंजी को इस वक्त ले लेते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ किस कदर ज़्यादा हो चुका है, और इंस्टाग्राम में जिस तरह फ्रीक्वेंट वो रील्स ऊपर आ रही होती हैं जो आपका डोपामीन हिट हो रहा होता है उससे, जिस तरह उसमें इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जितना आप उसका, और ये बात सिर्फ बात करने की हद तक नहीं है, आपकी रिसर्चेज ये कहती हैं, इंटरनेशनली ये रिसर्चेज प्रूव करती हैं कि इंस्टाग्राम का यूजेज जो है 56.5% उससे मेंटल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। आप उससे आइसोलेट हो जाते हैं, रातों को देर तक जागना, सोशल मीडिया का यूज़, इंसोम्निया उससे बढ़ता है, इज़्तिराब बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर बर्दाश्त की कमी लेकर आते हैं। आप फोकस्ड होकर अपने प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। अगर आप इसको एज अ ओवरऑल पैकेज देखें
या एक बिग पिक्चर में इस चीज़ को देखें तो सोशल मीडिया का जितना आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा डॉर्मेंट होती जा रही है। ये एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट आपने रेस किया कि सोशल मीडिया पे ना देखा देखी भी है। जी। हम एकदम से कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे कि आतिफा का अगर लाइफस्टाइल इस तरह का है तो मेरा बिल्कुल। क्यों नहीं है, ये भी ये काम कर रही है, मुझे भी यही करना चाहिए। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा पुराने वक्तों में जाना चाहिए कि जिसकी जो भी औकात होती थी वो उसमें रहता था, बिल्कुल। जिंदगी बसर करता था। हमारे यहाँ ये है कि हम सोशल मीडिया पे देखें तो वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम इंस्टेबिलिटी का शिकार हो देखिए, जाते हैं। दीन हमारा जो है ना, हमें क्यों बैलेंस का हुक्म देता है। हर चीज़ में एक तवाज़न होना चाहिए। किसी भी ट्रेंड के पीछे आप ना लग जाएं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो एजुकेशन हो जाए, चाहे वो माशरे में एक शो ऑफ का जो ट्रेंड चल पड़ा है कि हर चीज़ आपने शादियां करनी है तो उसमें एक प्रेशर है ना, अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर दिया और हर जनरेशन के ऊपर क्रिएट कर दिया है। बाप है तो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि उसने वो जहेज़ देना है, उसने वो शादियां, वो डेस्टिनेशन वेडिंग स्टार्ट हो गई हैं, थीम्ड बर्थडे स्टार्ट हो गई हैं। मतलब हर सिंपल चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि उसने कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें कि हमारे ये एक इंटरनेशनल रिसर्च है कि मोस्टली इस तरह के जो अभी जो आपने सुसाइड की भी बात की, अनट्रीटेड डिप्रेशन जो होता है ये कहीं ना कहीं सरफेस पे आके बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। इसको एक टैबू बनाया हुआ है कि हम डिप्रेशन का नहीं, वो जाके ट्रीट करें, हम कोई पागल हैं। हालांकि जिस तरह आपको डायबिटीज़ है,